और अब इस बीच बाजार पर भी फिर से एक बार नजर डाल लेते हैं कि वहां क्या एक्शन हो रहा है और यहाँ पर अब हमारे एक्सपर्ट्स क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। एक्सपायरी से पहले ये जिस तरह का एक रेंज बाउंड सेशन दिख रहा है, बैंकिंग स्टॉक्स थोड़े से वीक दिख रहे हैं, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। हालांकि निफ्टी अब भी 15,800 के पास बना हुआ है। रोहित शिंगरे हैं, राजेश पालविया है हमारे साथ। राजेश, गुड आफ्टरनून। पहले आपसे समझते हैं, 15,900 आप उस दिन बता के गए थे, 15,900 के बाद हम टच भी हुए, कल आप थे नहीं यहाँ शो में, लेकिन आज ये जो थोड़ी बहुत जिटरीनेस बाजार पर दिख रही है, बैंकिंग स्टॉक्स थोड़े से वीक दिखाई दे रहे हैं, हालांकि सारे वीक नहीं है, लेकिन ऐसे में आप स्ट्रैटेजी अभी भी बुलिश रख रहे हैं। थोड़ा कंसोलिडेशन रेंज बाउंड से का सेशन है सिर्फ, क्योंकि एक्सपायरी से पहले ज्यादातर मंगलवार बुधवार ऐसे दिन देखने को मिलते हैं। गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, ये वीक एक्सपायरी का वीक है, तो बहुत सारा पोजीशंस का एडजस्टमेंट रोल ओवर के चलते होगा, और जिसमें 15,900 और 16,000 की जो स्ट्राइक है, जहाँ पे कॉल राइटर्स ने अपना सारा राइटिंग का पोजीशन जहाँ पे इंटैक्ट है, उसके चलते मार्केट हायर साइड पे थोड़ा सा सप्लाई प्रेशर जरूर यहाँ पे फेस करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है ये वीक में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। जब तक हम 16,000 के लेवल को डिसाइसिवली क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो हमें लगता है थोड़ा सा एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखना चाहिए। 15,700 से लेके 16,000 ये एक रेंज हमें लगता है कि अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगी। और ऑन द अदर हैंड, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 34,000 34,200 ये एक रेंज है, जहाँ पे हमें लगता है जिस तरीके से राइटिंग बनी हुई है, कॉल राइटिंग बनी हुई है, यहाँ पे भी एक हर्डल जैसा काम करते हुए दिखेगा। तो बैंक निफ्टी के लिए 34,200 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा ये एक्सपायरी तक। तो हमें लग रहा है नेक्स्ट 2-3 दिन एक रेंज बाउंड ट्रेड ही देखने को मिलेगा। डिप्स मिलती भी है, तो अब हम यहाँ पे जो पहले हमारे स्टॉप लॉस थे 15,550 के थे, अब हमें लगता है जिस तरीके से मार्केट का अभी सेटअप यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन के लिए, उसमें 15,700 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये लेवल होल्ड रहेगा, तो छोटी मोटी डिप्स मिलती है, उसके नजदीक वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और अपसाइड में 15,900 के आसपास अगर आता है मार्केट, तो वहां प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। तो ये 2-3 दिन का सेटअप है, लेकिन हमें लगता है जो अब यहाँ पे जिस तरीके के फॉर्मेशन बन रहे हैं, अगर हमें लगता है कि 16,000 के लेवल को मार्केट यहाँ से क्रॉस करेगा, तो एक काफी अच्छा मूव यहाँ से, एक अच्छा बड़ा मूव यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए भी दिख सकता है। तो हमें लगता है एक्सपायरी के लिए एक कंसोलिडेशन रहेगा 2-3 दिन, लेकिन उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एक हायर साइड पे ब्रेकआउट यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। एक्सपायरी का हफ्ता है और इसी के चलते रेंज बाउंड ट्रेड वॉलेटिलिटी तो जरूर नजर आ ही रही है, लेकिन 16,000 के लेवल्स एक बार ऑफ कोर्स मंथली एक्सपायरी कटने के बाद या इन स्तरों पर भी 16,000 के लेवल्स अगर बाजार देख लेता है, तो फिर अच्छी रिकवरी कह सकते हैं, अच्छा बाउंस नजर आएगा। लेकिन ये पूरा हफ्ता तो वॉलेटिलिटी बिल्कुल एक्सपेक्ट करनी चाहिए। नरेश वरानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, गुड आफ्टरनून। बाजार बिल्कुल रेंज में काम करता हुआ, जैसे जैसे हम मंथली एक्सपायरी के करीब पहुंच रहे हैं, ये रेंज जो है बिल्कुल कह सकते स्टैग्नेंट मूव यहाँ पर नजर आ रहा है। 15,800 के लेवल्स को टिकाए रखने की कोशिश में निफ्टी, यहाँ पर 33,600 के आसपास बैंक निफ्टी। क्या लगता है ट्रेडिंग रेंज इन 2 दिनों के लिए, मंथली एक्सपायरी गुरुवार को होने वाली है, इससे पहले किस तरह के ट्रेड्स आप देख रहे हैं, इंडेक्स पर नजरिया और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन? व्यू वही है कि बाय ऑन डिप्स है, और ओवरऑल टारगेट 15,950 और 16,200 है ऊपर की तरफ। 15,650 का स्टॉप लॉस है, तो बाय ऑन डिप्स है, और ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रांग है, और ब्रॉडर मार्केट में ज्यादा तेजी रहेगी, क्योंकि अगर हम देखें जो 15,900 का इक्विवेलेंट लेवल है वो अभी तक आया नहीं है मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस में। बैंक निफ्टी में वो आकर गया उसके आसपास। सो मेरा मानना यह है, यहाँ से स्टॉक स्पेसिफिक प्राइस एक्शन बेटर रहेगा, और इंडेक्स में 15,950 एक थोड़ा रेजिस्टेंस है नियर टर्म के लिए, और ओवरऑल 16,200 पॉसिबल है। सो स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा मोमेंटम रहेगा इंडेक्स के कंपैरिजन में। 2 स्टॉक लूंगा, एक लूंगा जो रिलेटिव आउट परफॉर्मर है और एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट पे, वो आईटीसी लिमिटेड। स्टॉक ने एक ट्रायंगल ब्रेकआउट भी दे दिया, लास्ट 3 दिन का हाई क्रॉस कर दिया 271 के ऊपर, और पूरे फॉल में ये गिरा नहीं और अब स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो यहाँ पे मोमेंटम बरकरार रह सकता है अगले कुछ दिनों के लिए। टारगेट रहेगा 300 शॉर्ट टर्म में, स्टॉप लॉस रहेगा 266, और दूसरा रहेगा बाय नाल्को पर, जहां पे एक अच्छी गिरावट आ चुकी है। 130 से लेके 65-70 का एक बॉटम बना के एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इवन कमोडिटीज में थोड़ा सा एलएमई एल्यूमिनियम में भी थोड़ा रिकवरी है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 6950 और टारगेट रहेगा 80। नरेश ना 1120 का टारगेट तो एमएनएम में आ गया है, इसलिए उन्होंने अपनी शिफ्ट कर दिया बेट आईटीसी पे, और आईटीसी का लेवल 300 देख रहे हैं। गुड टू सी दैट। 280 तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जल्दी आ जाएगा। पहला होगा कोई अभी एक्सपर्ट पे जिन्होंने 300 तक का टारगेट आईटीसी पे दिया है, बट लोग नरेश की मजबूरी है आईटीसी देना। नरेश एक बार आप जरा विंडो में दिखाई नरेश को।
नरेश, आपको नहीं लगता ये आपकी मजबूरी होगी आईटीसी को चुनना? अब क्या करें, ना ही तो रिलायंस ब्रेकआउट दे रहा है, ना ही कोई और शेयर है। अब जो अच्छा और पक्के वाला शेयर है उसी को पकड़ना पड़ रहा है। इंडेक्स पे तो मेरे को लग रहा है कि अब जो लोग बोलते हैं ना डेरिवेटिव एक्सपायरी का वीक है, तो दिल में चुभन सी होती है। ऐसा क्या डेरिवेटिव एक्सपायरी का वीक है और 200 पॉइंट तो निफ्टी नहीं हिल रहा? किस चीज का डेरिवेटिव एक्सपायरी का वीक है? तो रेंज का मार्केट है बिल्कुल। अच्छा, मेरे को बताओ, आईटीसी के अलावा वैसे आपका कन्विक्शन रिलायंस पर भी बैठता है क्या? ये कुछ कर सकता है क्या सर? सो रिलायंस में अभी एक कंसोलिडेशन मूव है, तो वहां पे इंटरेस्ट नहीं है। क्लियर कट जहां जहां पे मोमेंटम है, जैसे आईटीसी है और जैसे ऑटोज में जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कर दिया। आज अशोक लेलैंड ने ब्रेकआउट दिया है, नया स्विंग हाई क्रॉस किया है 143 145। सो यहाँ पे एक तेजी हो सकती है 170 तक, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। सो अगर दूसरा स्टॉक देखे तो वो होगा अशोक लेलैंड। बहुत शुक्रिया नरेश, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नाल्को आपकी ट्रेड है, हमने नोट कर लिए लेवल्स, और साथ ही आईटीसी आपका ट्रेड है। इंडेक्स वैसे आप 16,000 कह रहे हैं, लेकिन आपका कन्विक्शन स्टॉक्स पे थोड़ा ज्यादा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब रोहित शिंगरे भी हमारे साथ है। रोहित, आपने शेयर्स नहीं दिए, एक बार अपने शेयर्स तो बताओ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन। टीपी देखिए, अगर स्टॉक अगर मैं बात करूं तो मुझे काफी जो बढ़िया स्टॉक लग रहा है वो पहला स्टॉक रहेगा नवीन फ्लोरो। अगर आप इसका आवरली चार्ट देखें तो एक करेक्शन के बाद में आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जो कि कल के सेशन में हम लोग को देखने को मिला। प्लस आज के सेशन में भी प्राइसेस ब्रेकआउट के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कहीं भी अपने को एक नॉर्थवर्ड मूव देखने को मिल सकता है नवीन फ्लोरो के अंदर। तो नवीन फ्लोरो के अंदर बाय करने की रिकमेंडेशन रहेगी करंट मार्केट प्राइस पे। ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि एक बार 3800 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके चलना रहेगा वो रहेगा 3640 3650 के जोन में। सेकंड जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा मेड प्लस हेल्थ। अगर आप इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी अच्छे करेक्शन के बाद में एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट आज के सेशन में हम लोग को देखने को मिला है। वॉल्यूम एक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग थी ड्यूरिंग ब्रेकआउट, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से मेड प्लस का एक नियर टर्म बॉटम बन चुका है। पोजिशनल टारगेट प्लस ट्रेडिंग के लिहाज से भी आप यहाँ से लेके चल सकते हैं स्टॉक को। मुझे लग रहा है ऑन इमीडिएट बेसिस 850 एंड ऑन ओवरऑल बेसिस 900 सवा 900 के भी लेवल आपको मेड प्लस में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके चलना रहेगा अब वो 765 का रहेगा। तो नवीन फ्लोरो और मेड प्लस ये दो स्टॉक रहेंगे मेरे टीम पे जी। ठीक है, प्लस और नवीन फ्लोरिंग। एक बार राजेश की भी स्टॉक समझ लेते हैं। राजेश तो ज्यादातर लार्ज कैप स्टॉक्स देते हैं। राजेश, आप अभी भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो क्या आपके निफ्टी के स्टॉक्स हैं? देखिए, निफ्टी के स्टॉक्स नहीं है, लेकिन ऑटोमोबाइल जो एक स्पेस पे हम कंटिन्यूसली बुलिश है, उसी स्पेस में अशोक लीलैंड भी हम मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिकमेंड किया। तो आज हम अशोक लीलैंड पे ही बाय रहेगा ऑटोमोबाइल स्पेस से। जिस तरीके के फॉर्मेशन बने, हमें लग रहा है 155 तक की अपसाइड अशोक लीलैंड में आते हुए दिख सकती है। तो 142 के स्टॉप लॉस से ये स्टॉक बाय करने की सलाह रहेगी। जो दूसरा स्टॉक है वो सीमेंट स्पेस से, और उसमें रैमको सीमेंट हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है। देखें तो एक बड़े करेक्शन के बाद पूरी सीमेंट स्पेस में एक लोअर साइड से बाइंग इंटरेस्ट वापस बनते हुए दिख रहा है। और रैमको सीमेंट का अगर हम सेटअप एनालाइज करें तो स्टॉक में अगर डेली सेटअप के हिसाब से देखें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है डेली चार्ट पे। और आज कल के सेशन के बाद आज स्टॉक अब 20 डे मूविंग एवरेज को यहाँ पे सरपास करते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके से लोअर साइड पे करेक्शन के बाद वापस रिकवरी बन रही है और एक जो बॉटमिंग फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है ये स्टॉक 645 650 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो रैमको सीमेंट बाय करेंगे 620 के स्टॉप लॉस से। और तीसरा स्टॉक बाय करेंगे ट्रेंट का। ट्रेंट में अगर हम देखें सेटअप तो एक डाउन स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है डेली सेटअप के हिसाब से। और जिस तरीके के फॉर्मेशन बने, हमें लगता है ये स्टॉक में 1100 से 1110 तक की अपसाइड 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकती है। 1055 के स्टॉप लॉस से ट्रेंड पे भी बाय करने की सलाह रहेगी। तो 3 स्पेसेस आपने चूज किया, ऑटोमोबाइल और ज्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप से चूज किया, जो थोड़े सेफ लग रहे हैं यहाँ पे। लेकिन राजेश, एक जिस तरह की मूव हम देख रहे हैं ना मेटल स्पेस में, हालांकि कोई इस स्पेस को देना नहीं चाहता, लेकिन आप हिंडाल्को को देखें, शुक्रवार से अब तक 3-3% रोज चल के 8-9% की मूव तो आ गई। लेकिन अभी भी स्टील काउंटर, एल्यूमिनियम काउंटर, ट्रेडिंग के लिहाज से भी किसी तरह का टेक्निकल बाउंस बैक अब भी नहीं दिख रहा आपको? देखिए, हिंडाल्को का स्ट्रक्चर मुझे पॉजिटिव लग रहा है। हालांकि हिंडाल्को भी मेरा शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक था, लेकिन थोड़ा सा वोलेटाइल होते हैं मार्केट, एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। पूरी सीरीज में अगर हम देखें तो मेटल पैक में एक सप्लाई था, तो हो सकता है रोल ओवर के चलते यहाँ पे थोड़ा सा वापस से प्रेशर बने। लेकिन अभी अगर नियर टर्म में 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से अगर ट्रेड करना है तो हिंडाल्को में यहाँ पे जिस तरीके का ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहा है, पिछले 5 से 6 दिन का एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है हिंडाल्को में थोड़ा मोमेंटम यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे आ सकता है। 354 से 355 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकती है। छोटा ही स्टॉप लॉस रखेंगे 336 का, हिंडाल्को बाय किया जा सकता है।
ओके तो चलिए हिंडाल्को बाय इन स्तरों पर किया जा सकता है 341 के लेवल्स पर करीब 4% के अप मूव्स यहाँ पर आते हुए। मेटल स्पेस में हम देख रहे हैं एक अप मूव यहाँ पर क्लियरली निफ्टी मेटल इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच चलिए हमारे साथ कुश बोहरा भी जुड़ गए हैं। कुश, गुड आफ्टरनून। और इंडेक्स पर तो आपका नजरिया हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले सुबह सुबह आपने जो कॉल्स दी थी परफॉर्म कर रही है इस वॉलेटाइल मार्केट में भी। एसकेएफ इंडिया हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहा है, पॉलीप्लेक्स में भी तेजी नजर आ रही है। नए ट्रेड्स कौन से आपके वो भी बताएं और बाजार कहां पर जा रहा है आपके हिसाब से? जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मानसी, सारे पैनलिस्ट और सारे दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट अप थैंक यू फॉर रिकॉग्नाइजिंग। मैं भी एक्चुअली प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हूँ क्योंकि ये पोजिशनल टारगेट्स हैं जो इंट्राडे अचीव हो रहे हैं। सो समथिंग मस्ट बी गोइंग राइट समवेयर, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर। खुश, आपने मानसी नोटिस किया खुश ने दोनों बार गुड मॉर्निंग ही किया, मॉर्निंग जोन से निकले नहीं है अभी तक। सो इट्स अ गुड मॉर्निंग फॉर यू खुश एंड अ गुड डे फॉर यू। मतलब आप जो मॉर्निंग में जो एक थोड़ी बहुत ये लग रहा था कि बाउंस कर देगा, बाजार रिकवर हो जाएगा, उस मोड से बाहर नहीं आ रहे हैं आप खुश अभी भी। और बहुत अच्छी बात है कि इस मार्केट में भी आपकी दी कॉल्स जो है वो परफॉर्म करें। मार्केट बिल्कुल वॉलेटाइल है। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग। लेकिन देखिए ये ना बिल्कुल ही डिस्करेजिंग मूव नहीं है मार्केट्स का। अगर हम निफ्टी पे देखें, अगर हम अभी भी लाल निशान में से ट्रेड करते हुए देख रहे हैं, तो जब आपने इतना क्रेडिट दे दिया तो थोड़ा सा मैं भी क्रेडिट ले लेता हूं। देखिए 15700 का स्टॉप लॉस हमने सजेस्ट किया था और जो गैप डाउन था उसमें बाइंग सजेस्ट की थी। अगर हम, जैसा मैंने बताया, इस लाल निशान में जो निफ्टी ट्रेड कर रहा है इसको एक बार के लिए इग्नोर करें तो आज के दिन बुल्स का एक्चुअली काफी अच्छा आज का दिन काफी अच्छा रहा है, बिकॉज 15700 के जो लेवल्स हैं वो नहीं ब्रेक हुए। नीचे में आपको अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है, नॉट वंस इनफैक्ट ट्वाइस। एंड मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था डिम्पी जरा सा सैड साउंड कर रहे थे, फ्रस्ट्रेटेड साउंड कर रहे थे कि एक्सपायरी वीक में ऐसे कैसे कि भाई हम 100-200 पॉइंट की रेंज में मूव कर रहे हैं, बट देन देयर आर डेज एंड देन देयर आर डेज, राइट? सो इस बार हमें लग रहा है कि एक्सपायरी इसी 100-200 पॉइंट में भी 300 पॉइंट की रेंज में होगी, विच इज 15700 एंड 16000। तो जो ये डिप्स मिलेंगे, जब तक 15700 मेंटेन्ड है, आप बिल्कुल बाय का ध्यान रखिए। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर जरा सा खराब हो रहा है, ये एक डिस्करेजिंग साइन है। और 34200 के जो जोन्स हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहेगा। सो बाय ऑन डिप्स ऑन द इंडेक्स, बट एज ऑलवेज प्लेंटी ऑफ एक्शन आउटसाइड ऑफ द इंडिसेस इन द स्टॉक्स। तो दो चीजें हो गई, एक तो हमेशा स्पिरिट हाई होनी चाहिए, गुड मॉर्निंग रहना चाहिए माइंड में, और दूसरा आप डिप्रेस मत होइए। नहीं, मैं डिप्रेस नहीं हूँ एक्चुअली। में क्या है ना, कई लोग आते हैं जो सिर्फ एक्सपायरी ही खेलते हैं। मैं आपको फ्रेंकली बताता हूँ, कई लोग होगा सिर्फ आके सिर्फ एक्सपायरी खेलते हैं। जब एक्सपायरी का ट्रेड में आपको बहुत अच्छे से रिटर्न ना मिले, और कोई लोग काफी तो बिल्कुल एक नेकेड खेलते हैं, मतलब उनका ऐसा नहीं होता कि स्ट्रगल बना रहे हैं, स्ट्रैंगल बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सीधा सीधा नेकेड लेते हैं। तो ऑप्शंस वालों को बहुत दिक्कत है। और हुआ क्या ना, जब से कैश के मार्जिन्स बढ़े हैं तब से लोगों का बहुत हद तक रुझान ऑप्शंस की तरफ आया है। उनको पता लगता है कि हाँ 100 रुपए की ऑप्शन है, ये 100 के 150 भी हो सकता है, थोड़े पैसे निकलेंगे जेब से, थोड़े पैसे लगेंगे। तो जब आप कोई ऑप्शंस ट्रेडर्स को नहीं बनता तो फिर दिल दुखता है कि आपको जो करना आप करो ना, क्या रेंज में क्यों रखे हुए हो। तो ये थोड़ा सा लगता है ऐसा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए कुछ आपकी कॉल्स क्या होंगी फिर? देखिए दो कॉल हैं। फर्स्ट इज एन अपडेट प्लस अ कॉल। शारदा क्रॉपकेम, मुझे ध्यान है इस स्टॉक का हमने जिक्र किया था जून के स्टार्टिंग में 770 के टारगेट्स के लिए। इंसिडेंटली दैट इज द एग्जैक्ट हाई जो इस स्टॉक ने बनाया है बिफोर इट स्टार्टेड इट्स डाउन ट्रेंड और मार्केट के साथ जो ये नीचे आया है। Like a few other stocks that we've discussed, इसमें भी जो ये फॉल आया है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे एक्ट करेगा। स्टॉक ने एक अच्छा बेस बना के अपना अप ट्रेंड जो है ये रिज्यूम किया है, और अभी भी इसका जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल अगर मैं थोड़े से मीडियम टर्म पे देखूं तो बहुत ही पॉजिटिव है। सो शारदा क्रॉपकेम इज वन स्टॉक दैट यू शुड कंसिडर एंटरिंग इनटू अगेन, अगर आपने पहले नहीं लिया था तो। यहाँ पे आपका इमीडिएट बेसिस पे टारगेट होगा 660 और स्टॉप लॉस जो है ये 595 का लेके चल सकते हैं। जो मेरी सेकेंड पिक है दैट इज फ्रॉम द IT स्पेस, बट इस बार मैं लार्ज कैप के साथ जाना चाहूंगा, बिकॉज अब तक जो लार्ज कैप में हम पॉजिटिविटी देख रहे हैं या लॉन्ग बिल्डअप देख रहे हैं, ये अब तक कहीं ना कहीं मिड कैप्स में नहीं ट्रांसपायर हो रहा है। बट दैट्स ओके, दैट्स हाउ थिंग्स स्टार्ट, राइट? लार्ज कैप में एक्शन पहले आता है। सो माय सेकंड पिक इज HCL टेक। यहां आप 1050 के टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस जरा करीब का रखिए 980 का। HCL टेक आप आज भी दोबारा दे रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजी स्पेस पे एक व्यू जो निकल कर आ रहा है वो दोबारा कुछ का निकल रहा है। HCL टेक पे शारदा कॉर्प उनकी ये कॉल्स हैं, ठीक है, तो ये कॉल्स हम ट्रैक कर रहे हैं। इस बीच आप ONGC, आपको बिगेस्ट F&O गेनर जो आपको इस वक्त दिख रहा है वो ONGC दिख रहा है। ऑयल एंड गैस पैक, रिफाइनरी स्टॉक्स ये फिर से अब मूव पर हैं। जिस तरह से बात हो रही थी शायद क्रूड पिक आउट हो गया और उसके बाद इन स्टॉक्स में आप एक बीटन डाउन, आपने एक सेंटिमेंट लास्ट वीक देखा, लेकिन अब फिर से इस वीक में आपको तेजी दिख रही है।
ओएनजीसी जैसे स्टॉक में क्या आपको लगता है राजेश फिर से एक और एंट्री पॉइंट इस लेवल पे ढूंढा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए आज काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है जिसमें और जिस तरीके के वापस से यहाँ पे एक रिबाउंड का ट्रेड मिला है करेक्शन के बाद, स्टॉक अब 20 डे मूविंग एवरेज को यहाँ पे चैलेंज करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी ओएनजीसी के लिए, यहाँ पे एक फर्दर और तेजी को एक्सटेंड होने के लिए। अगर आज 150 के ऊपर ये स्टॉक क्लोज होता है तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से में, और हम फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 158 तक की अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो ओएनजीसी पे व्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे 146 का स्टॉप लॉस रख के हमें लगता है लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक में जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने, फॉर्मेशन बने, हमें लगता है एक्सपायरी तक ये ट्रेड कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 158 के टारगेट के लिए 146 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है ओएनजीसी को। खैर इस बीच निफ्टी धीरे धीरे खिसक के डे हाइस पे आ गया है। हालांकि ये डे हाई पे आ गया, हर निशान में आ भी गया, लेकिन वैसे कोई रेंज का ब्रेकआउट नहीं हो रहा। अच्छी चीज ये है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कुछ भी बता रहे थे कि आज बुल्स का दिन इसलिए अच्छा माना जाएगा क्योंकि एक तो 17,700 नहीं टूटा, दूसरा हम अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं और इस रेंज के अंदर हम अपने आप को अच्छे से सेटल किए हुए हैं। खैर नहीं, हाँ बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। रोहित जी एक दो जरा शेयर्स आप जरा चेक कीजिएगा, उसमें क्या करना है। एक बार जरा एमआरपीएल का बताइए, एक बार प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाए क्या। मान लीजिए कल कच्चा तेल फिर से टूट गया, शेयर ना नीचे आ जाएगा। ये पहले बहुत अच्छा मूवमेंट दिखा चुका है एमआरपीएल, अभी तो सर्किट पे ही है, अब तो छोड़ दो, तो फिर एमआरपीएल पे छोड़ दो तो सर्किट पे चला गया। फिर एक काम आप और करो, फिर एक शेयर मैं आपसे और पूछा जो कि मेरे को लग रहा है रेंज में आके रुक ना जाए अब, वो है M&M। जरा ये शेयर चेक कीजिए सर, ये बहुत अच्छे से चला हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं आ जाएगी। जरा डेरिवेटिव डाटा इसका चेक कर लेना सर अच्छे से। डिम्पी जी देखिए काफी ब्रॉडर वे में हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिले हैं, मल्टीपल ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सही तरीका जो रहेगा वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में मेंटेन करने के आप चल सकते हैं। वॉल्यूम एक्टिविटी काफी स्ट्रांग है, विद इंक्रीजिंग प्राइस इंक्रीजिंग वॉल्यूम भी हम लोग को दिख रहा है, जो कि एक स्ट्रेंथ बताता है कि स्ट्रेंथ काफी अच्छी है स्टॉक के अंदर। अगर मैं ऑन इमीडिएट बेसिस सपोर्ट्स की बात करूँ तो 1090 काफी अच्छा बेस ऑन इमीडिएट बन चुका है। मुझे लग रहा है कि अगर किसी के पास में है या किसी को फ्रेश एंट्री भी लेनी है तो आप सेम स्टॉप लॉस से एंट्री लेके चल सकते हैं। 1090 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए स्ट्रिक्ट, और जब तक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है एक बार आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि 1150 1200 के भी ब्रॉडर टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहने की सलाह रहेगी M&M के अंदर। 1090 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलिए। ओके ठीक है राजेश जी, एक बार जरा मैं आपके पास वापस से आ रहा हूँ, एक बार जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज की कोई ऑप्शन ट्रेड ले सकते हैं क्या यहाँ से। मान लीजिए अगर रिलायंस ही आज थोड़ा बहुत सेवर है, निफ्टी को पहले हर निशान में लेके आने वाला रिलायंस है, ऑलमोस्ट डे हाई पे भी है, और सुबह हम इसको जब बात करते हैं 6 रुपये था, अभी 28 रुपये है, तो कोई ऑप्शन का सौदा तो वो दे दो, सीधा फ्यूचर तो नहीं खरीदा जाएगा सर, नहीं खरीद सकते। डिम्पी जी देखिए रिलायंस का करेक्शन के बाद स्टॉक में अगर हम देखें तो पिछले 4 दिन से 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है, ऑलमोस्ट इसका 100 डे मूविंग एवरेज भी इसी रेंज में है। हमें लगता है कि स्टॉक में जिस तरीके से करेक्शन के बाद वापस से लोअर साइड पे बाइंग इंटरेस्ट बना है और हम एक्सपायरी वीक में है, तो कहीं ना कहीं इंडेक्स के लिए यहाँ पे रिलायंस का यहाँ से अपमूव काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्सपायरी के चलते जरूर हम एक बार 15,950 16,000 की तरफ जरूर अटेंड करते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके के फॉर्मेशन बने 15,700-800 के स्ट्राइक पे भी पुट राइटर एक्टिव है। हमें लगता है रिलायंस यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट देते हुए दिख सकता है, लेकिन इस ट्रेड को बिल्कुल आपने जैसा बताया ऑप्शन 2540 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो कि अभी ट्रेड कर रहा है करीब 21 रुपए के आसपास, 22 रुपए के आसपास, ये ऑप्शन बाय किया जा सकता है इस मूव को प्ले करने के लिए। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर रिलायंस में यहाँ पे 2500 के लेवल वॉयलेट नहीं होते एक्सपायरी के पहले, तो ये स्टॉक में 2517 था 2580 तक की भी अपसाइड एक बार यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख सकती है एक्सपायरी के पहले। तो ये ऑप्शन जो हम यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं 2540 के स्ट्राइक का, इसमें हम टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे कि आना चाहिए करीब 35 रुपए से 40 रुपए तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे इस ऑप्शन का करीब 12 रुपए के आसपास, तो 2540 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 22 रुपए में बाय करना है, 12 रुपए स्टॉप लॉस, 35 से 40 रुपए के टारगेट। 22 रुपए में 2540 का ऑप्शन बाय कर। मेरे को लगा आप 54 बोलने वाले हैं, अभी आपने थोड़ी देर पहले इंदौरी वाला अपना 54 बोला था, तो मेरे को ऐसा लगा कि फिर से आप वो 54 बोलने वाले हैं। राजेश जी आपको बहुत अच्छा लगता होगा नहीं? तो देखिए इंदौरी भाषा एक अलग ही फ्लेवर है वहाँ का। कल ही मैं इंदौर से आया तो थोड़ा सा उसका असर रहता है, असर मेरे से भी आता है। मैं आपको मैं बताता हूँ, मैं पार्क को पार्क नहीं बोल सकता, पार्क बोलता हूँ।
तो मैं से भी पार नहीं मारुति बोला को मारुति नहीं बोलते। मारुति नहीं बोल सकता, मैं मारुति बोलता हूँ, तो कई बार ऐसा तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका 54 रुपए वाला। अच्छा 22 की, ये मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, फिर से 2540 का एक है, हमारे प्रोड्यूसर लिख देंगे इसको, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज की ना कॉल लिखो 2540 रुपए वाले। सर ये जून वाली है ना, परसों जो एक्सपायर हो रही है वही है ना? इसी एक्सपायरी का कॉल। ओके ठीक है, 2 ही दिन में काम हो जाएगा। ये 2540 की स्ट्राइक है, 22 रुपए में मिलेगी। 54 रुपए का टारगेट लिखो आप, 12 रुपए का स्टॉप लॉस लिखो, इसको पक्का करके सामने छाप दो ताकि अच्छे से नोटिस हो जाए ये कॉल। बिल्कुल, लेकिन एक चीज बहुत यहाँ से रीड इट वुड बी टू अर्ली टू से, बट लेकिन जिस तरह के रिलायंस मूव दिखा रहा है, पेट्रोकेमिकल स्टॉक्स मूव दिखा रहे हैं, रिफाइनरी स्टॉक्स मूव दिखा रहे हैं, G7 की जो मीटिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बाजार के पार्टिसिपेंट्स को कुछ और क्रूड रिलेटेड, क्योंकि बार बार जो प्राइस कैप की बात की जा रही है रशियन क्रूड से, वो कोई एक फैक्टर है? क्या लग रहा है कि वहां से तो कुछ निकल कर नहीं आने वाला, कि ये सारे स्टॉक्स अच्छी खासी मूव दिखा रहे हैं? इस पर हम लगातार नजर रखेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और गेस्ट भी जुड़ गए हैं, मानसी। बिल्कुल, और वो गेस्ट जो है वो करेंसी पर हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि करेंसी की अगर बात करें, रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया जाता हुआ दिखा है। डॉलर के मुकाबले पहली बार ऐसा हो रहा है कि रुपया जो है 78.75 पर जाता हुआ देखने को मिला। करीब आधे % की कमजोरी है। आइए रुपए की चाल में करेंसी में क्या कुछ हो रहा है ये समझ लेते हैं। मैक्लाय फाइनेंशियल के CEO जमाल मैक्लाय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर जमाल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। रुपए में जो कमजोरी है, वैसे तो कई सारे फैक्टर्स हैं, लगातार हम देख रहे हैं FIIs की सेलिंग जो है भारतीय बाजार को भी परेशान कर रही है। इसके अलावा एक्सचेंजेस पर करेंसी की एक्सपायरी का भी एक असर देखने को मिल रहा है। आपके हिसाब से जो वॉश आउट है, इसके पीछे की बड़ी वजह है क्या है? There is no way of telling क्यों, लेकिन क्लियरली तो वीकनेस तो बहुत ज्यादा है आज। जैसा आपने कहा, शायद फ्यूचर्स एक्सपायरी का कुछ असर होगा। RBI इंटरवीन करती है, लेकिन when the pressure is so much, they can't do very much. So I think it has fallen by nearly 1% today, no? और 50 पैसा, 60 पैसा। मिस्टर मैक्लाय, आधे % की गिरावट है। हाँ, तो बहुत ज्यादा है। इंट्राडे हम इतना नहीं देखते हैं, तो मेरे ख्याल से there is nothing new. Rupee is weak. Reserve Bank has been protecting it on for some reason, and the only reason आपने ही कहा, शायद ये फ्यूचर्स एक्सपायरी का एडिशनल सेलिंग प्रेशर हुआ होगा, उसके वजह से शायद आज इतना ड्रामेटिक डिक्लाइन था। Probably by tomorrow day after, it will not strengthen, but it will stop falling in this way. Might even strengthen a little bit. ठीक है जमाल सर, आप ये और वीक हो सकता है क्या? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है? और अगर वीक होता भी है तो इन दैट केस ये कहां तक जा सकता है सर? Sir, 20,000. Sure, nobody knows. Of course. अच्छा, मैं तो डर ही गया, आप एकदम से ऐसे 20, मैं कहा ये क्या हो गया, आपने 20,000 बोल दिया। That is very clear. But how fast and where it will go, only the good Lord knows. So we have to recognize that I cannot forecast the market, and nobody can. Right. But it's clearly, I mean, it's obvious it is weak, right? There's nothing to come to turn it suddenly around. Unless even if Russia pulls out of Ukraine, oil prices fall, equities stabilize, then we can look. थोड़ा corrections आते रहेंगे, but generally it is on a downward trend like everything else. Dollar is at nearly 105 dollar index. तो उसके सामने भी rupee is weak. So this is all quite obvious जो होता है, and you just have to hold on tight. When markets are so volatile, you can't really make any forecasts. Quickly, Mr. You can McFly. maybe tell a direction, but not a number. करेक्ट, वेरी क्विकली मिस्टर मिक्लाय, ऐसे में RBI क्या इंटरवेन करके क्या स्टेप्स ले सकता है स्टेम करने के लिए रुपए की फर्दर फॉल को? See, they have been intervening a lot. मेरे ख्याल से they are also under pressure क्योंकि reserves have fallen for the first time in a long time below 600 billion. So, I mean, there's a limit to what they can do. You cannot stand in front of the market. आप देखिए, I was looking today, but I have not finished the study. The outflows have been from 3 months, I think, or more, from March. Every single day, only 2 days there were inflows. तो मतलब इतना continuous pressure हो गया. Of course, local institutions are buying, etc., but you cannot withstand this. Now it depends on how much more will go out, and that really depends on U.S. interest rates. There are a lot of things. So there's no way of telling. Like I said, you can tell the direction, but not anymore.
And the only prayer is that there will be some hold up now. मिस्टर मैकलाइन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और रुपए की चाल पर अपना नजरिया हमें देने के लिए। तो क्लियरली रुपए में जो ये कमजोरी है सिर्फ और सिर्फ ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि जो सिचुएशन है वो बेहतर होती हुई नजर आए। हालांकि कई सारे फैक्टर्स इकोनॉमी में जो उथल पुथल है उसका एक इम्पैक्ट है जो कि अब करेंसी पर भी दिखना शुरू हो चुका है। लेकिन कमिंग बैक टू मार्केट्स, राजेश जी, पारस डिफेंस को देखें, कुछ दिन पहले ही कंपनी के मैनेजमेंट से हमने बातचीत भी की थी, ऑर्डर्स को लेकर काफी ज्यादा कन्विक्शन उन्होंने दिखाया था, ऑर्डर बुक उनकी मजबूत भी थी और इन दिनों सरकार भी लगातार फोकस कर रही है, चाहे फिर डोमेस्टिक डिफेंस प्लेज हो या फिर एक्सपोर्ट को लेकर नए ऐलान अगर करने हो, नए नियम कानून बनाने हो। पारस डिफेंस 5% के अपमूव तक तो दिखा चुका है, आज के मार्केट में सडन अपसर्ज अब फिलहाल इसी वक्त नजर आ रहा है 612 613 के लेवल्स पर। स्टॉक पर राय दीजिए। तो मानसी जी देखिए, स्टॉक में करेक्शन के बाद स्टॉक में पिछले 3-4 सेशन से देखें तो लोअर साइड पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा। स्टॉक ने 550 के आसपास एक बेस बना के वापस से रिकवरी दी। अब इस रिकवरी में जो स्टॉक में फॉर्मेशन बन रहे हैं, हमें लगता है यहाँ पे इमीडिएट इसके लिए हर्डल है वो करीब 635 के आसपास है और हमें लगता है जो मूव बना है ये 635 तक यहाँ पे अपसाइड जो बनी है वहां तक कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। वो लेवल को अगर ये सरपास करेगा तो फिर हमें लगता है यहाँ पे एक रिवर्सल जो बोल सकते हैं हम करेक्शन के बाद का, वो एक यहाँ पे कंफर्म होते हुए दिखेगा और फिर अपसाइड के टारगेट 700-720 तक के भी इसमें आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो हमें लगता है अगर लोअर साइड पे किसी ने लिया है और उसे यहाँ पे अगर 635 के आसपास ये स्टॉक आता है तो वहाँ थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करे, क्योंकि वो एक सप्लाई जोन हमें यहाँ पे लगता है कि नियर टर्म में आते हुए दिख सकता है। लेकिन 635 का एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे डिसाइसिव विद वॉल्यूम एक्शन अगर वापस फ्रेश यहाँ पे ब्रेकआउट बनता है तो फिर स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है और वहां पे फिर 700 से 720 तक के अपसाइड शॉर्ट टर्म पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है। पारस डिफेंस का मैनेजमेंट कल हमारे साथ था भी और उन्होंने क्लियरली बोला, उनके जो डायरेक्टर है अमित महाजन, कि वो बोल रहे थे कि पिछले 3-4 सालों में उनकी ऑर्डर बुक डबल हुई है और ऐसा ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा। यानी इतनी रॉबस्ट ऑर्डर एक्सपेक्टेशन पूरे डिफेंस स्पेस को है। बीएल से भी हमने खास बात की, उन्हें भी 50,000 करोड़ तक के ऑर्डर की एक्सपेक्टेशन है कि उन्हें मिलेंगे और साथ ही पारस डिफेंस जैसी कंपनियां, तो जाहिर तौर पर डिफेंस स्पेस में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, ग्रोथ ड्रिवन है ये, अच्छे ऑर्डर्स मिलने के चलते ये पूरा स्पेस बजिंग है। अब एक बार देख लेते हैं कि और आज कौन से स्टॉक्स है जिनमें अच्छा मोमेंटम है। हमने सुबह ये बात की थी कि ऑटो पैक उस वक्त इतनी ज्यादा तेजी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा सारे ही ऑटो स्टॉक्स ने अच्छी मोमेंटम दिखाई। अब फिलहाल आप देखें वन ऑफ द लीडिंग पैक जिससे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ भी मिली है वो ऑटो पैक भी है। मारुति लेकिन बहुत सरप्राइज कर रहा है, अब भी आप 8500 तक के लेवल्स के पास इसे देख रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन खुश से लूंगी क्योंकि खुश ने मारुति पे कॉल भी दी थी अपनी। खुश, अब अगर 8000 का तो चलिए अब बहुत ही पुराना लेवल लग रहा है, हम 8500 के पास जा रहे हैं, यहाँ से और अपसाइड कितना है? अगर किसी ने एंट्री मिस की हो तो क्या उनके लिए लेवल्स भी एंट्री पॉइंट है? जी हाँ बिल्कुल। और दिस इज जब हमने 8000 की बात की थी, 8000 8200 आई थिंक एक ही दिन में स्टॉक ने अचीव कर लिया था, बट दैट डिड सीम लाइक अ बिगिनिंग बिकॉज आपको ध्यान होगा 8000 क्रॉस करने में स्टॉक को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। बहुत ही एफर्ट्स के बाद उसने इस स्टॉक ने 8000 का लेवल क्रॉस किया था और हम यही डिस्कस कर रहे थे कि जैसे ही 8000 का लेवल क्रॉस होगा अपसाइड जो है ये बहुत फास्ट आएगा एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग। इस पे इमीडिएट बेसिस पे 8600 के जो लेवल्स हैं वो आते हुए दिख रहे हैं बिकॉज वो रेजिस्टेंस जोन रहे हैं पहले। जिस तरह से स्टॉक ने 88,000 ब्रेक करने में थोड़ा समय लगाया था कुछ महीने पहले, 8600 8650 के जो जोन्स थे वहां पे स्टॉक ने काफी टाइम स्पेंड किया था बिफोर अ ब्रेकडाउन। वहां पे एक हल्का सा सप्लाई जोन है स्टॉक में, हम हल्की सी रेजिस्टेंस देख सकते हैं बट दैट इज स्टिल अबाउट अ गुड 200 पॉइंट्स अवे। तो 8600 8650 के जो लेवल्स हैं उनके उनको टारगेट बना के इस स्टॉक में अभी भी बाइंग की जा सकती है। एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो मैं फिर से रीआइट्रेट करूंगा कि बेचने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। Probably this is just the beginning of a new rally. स्टॉक में हम आने वाले दिनों में 9200 के लेवल्स भी देख सकते हैं, बट कीप टेकिंग ईच डे एज इट कम्स। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को होल्ड करिए। इमीडिएट बेसिस पे 86 8650 के लेवल्स इस स्टॉक में आते हुए दिख रहे हैं। 8650 तक के लेवल्स ऑन एन इमीडिएट बेसिस यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। अब भी इसमें काफी ज्यादा मोमेंटम है और अगर पोजीशन है उसे बिल्कुल इंटैक्ट रखने की राय। ऑफ कोर्स ये सेक्टर ही चल रहा है तो इसमें अगर किसी भी स्टॉक में आपने निवेश किया है तो इस पर बने रहने की ही राय। लेकिन रोहित, एवेन्यू सुपरमार्ट्स के स्टॉक को देखिए, ये स्टॉक में मूवमेंट हमने नहीं देखी पिछले 1 महीने से। हम देख रहे हैं इसमें कमजोरी हावी होती हुई, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आज करीब 2.25% के अप मूव्स के साथ ये स्टॉक टुवर्ड्स डे हाई जाता हुआ नजर आ रहा है। एवेन्यू सुपरमार्ट पर आपकी राय क्या होगी?
देखिए डीमार्ट की अगर मैं बात करूँ तो काफी हेल्दी करेक्शन हम लोग ऊपरी लेवल से ऑलरेडी देख चुके हैं। करीब करीब 5800-5900 लेवल से हम लोग ने देखा है कि एक स्ट्रेट वे करेक्शन हम लोग ने देखा है टुवर्ड्स 3300। बट अगर मैं सपोर्ट्स की बात करूँ तो 3300 3350 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये प्रीवियस ब्रेकआउट जोन भी है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पॉज हम लोग को देखने को मिलेगा डीमार्ट के अंदर। और अगर ये लेवल्स होल्ड कर जाते हैं 3300 3350 तो आप एक पुल बैक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं टुवर्ड्स 4000। तो डीमार्ट मुझे यहाँ से एक काफी बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में लग रहा है स्टॉक। यहाँ पर आप खरीद कर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑन इमीडिएट बेसिस आपको 3350 का मेंटेन करके चलना है, और जो पोजीशन टारगेट्स रहेंगे आई थिंक मुझे लग रहा है कि 4000 तक आपको ये जो है एक्सटेंशन देखने को मिल सकता है। तो डीमार्ट एक सेफ प्लस टेक्निकल ब्रेक बेट आप लेकर चल सकते हैं यहाँ से। फॉर टेक्निकल बैट यहाँ पर बेट के तौर पर डीमार्ट पर एक बार फोकस किया जा सकता है। एवेन्यू सुपरमार्ट में अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड, लेकिन वेदांता में भी एक तेजी आई है। राजेश जी, इस तेजी को कैसे समझा जाए? 233 के लेवल्स पर 2.5% के अपमूव्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर पिछले कुछ ट्रेंड्स को अगर देखें, एक महीने में 25-26% टूट चुका है और आज ये दिख रही है तेजी। यहाँ से और ज्यादा बढ़त बढ़ेगी? तो काफी बड़ा करेक्शन ड्यूरिंग द मंथ हमने वेदांता में देखा है, और जिस तरीके से वेदांत में यहाँ पे करेक्शन के बाद अब लोअर साइड पे पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से देखे कि कहीं ना कहीं सेलिंग यहाँ पे एब्जॉर्ब होते हुए दिख रही है। स्टॉक ने 220 के आसपास के लो बना के वहां से एक रिवर्सल का ट्रेड यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि स्टॉक में जो फॉर्मेशन बने अभी यहाँ पे 236 237 यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है। अगर वो लेवल क्रॉस होते हैं तो हमें लगता है थोड़ा पुल बैक एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, क्योंकि अगर आज के सेशन में देखें स्पेशली तो सारी मेटल स्टॉक्स में एक लोअर साइड से बाइंग इंटरेस्ट जरूर बना है। उसमें हम देखें तो हिंडाल्को की हमने ऑलरेडी एक चर्चा करी। तो हमें लगता है कि वेदांत में भी जिस तरीके के फॉर्मेशन बने, अगर ये 235 के लेवल को अब क्रॉस करके क्लोज करता है आज, तो यहाँ पे मोमेंटम 248 तक यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। हालांकि अभी भी ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस होगा करीब 228 का। ये स्टॉप लॉस को फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है चार्ट पे, लेकिन रिवर्सल जरूर बन रहा है पूरे मेटल स्पेस में। तो हमें लगता है एक पुल बैक के ट्रेड को यहाँ पे प्ले किया जा सकता है, छोटी रिस्क लेके 228 के स्टॉप लॉस से। अपसाइड में हमें लगता है 245 248 तक मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। ठीक है, तो ये वेदांता पे आपकी रिकमेंडेशन होगी 248 और 228 का स्टॉप लॉस है। अब बैक टू बैक हम आपके सामने ये पूरी प्लेट छाप के लेके आते ताकि आप अच्छे से लेवल्स को समझ पाए। अच्छा, एक शेयर है रोहित जी, जरा आप वो शेयर देखना, जुबिलेंट फूडवर्क। आज का पहला कितने बजे तक है? ये है करीब 10 बजे तक। आप 10 बजे तक का ये शेयर बिल्कुल अलग है। 10 बजे के बाद बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसने पुल बैक दिखाया। मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे और आवरली चार्ट पे देख रहा हूँ, तो वैसे तो हमको ठीक लग रहा है, वैसे इतना कोई खराब नहीं हुआ। एक बार जरा आप मेरे को ये बताएंगे, क्या ये शेयर 560 हो जाएगा सर? अगर ये 560 होगा तो हम BTST भी कर सकते हैं, फिर मेरे को ये नियर बाय का स्टॉप लॉस भी देना। अगर नहीं है तो फिर छोड़ देते हैं। डिम्पी जी देखिए, सच कोई फ्रेश ट्रिगर्स तो मुझे चार्ट्स पर अभी भी नहीं दिख रहे हैं, बट कल के सेशन में हम लोग को एक ब्रेकआउट देखने को मिला था 535 के ऊपर। आज के सेशन में गैप डाउन होने के बाद में करीब करीब 520-25 से वापस से एक बाउंस आया है। तो एग्जिस्टिंग अगर किसी के पास पोजीशन है तो उनको बने रहने की सलाह रहेगी। फ्रेश ट्रिगर्स एज सच नहीं है स्टॉक के अंदर, तो एग्जिस्टिंग पोजीशन में बने रहे। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो ऑन इमीडिएट बेसिस 528 का आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए, और जब तक ये 528 को होल्ड कर रहा है मुझे लग रहा है कि अब पहला जो रेजिस्टेंस है इसमें करीब करीब 547 का है, और जैसे ही 547 क्रॉस करेगा फिर आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा 565 तक का। तो ये दो लेवल पे आपको ध्यान रखकर चलना है, 547 और 565 ऑन दी हायर साइड, जो कि आपका टारगेट्स के काम करेंगे, और 528 जो रहेगा आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम करेगा। बट एग्जिस्टिंग पोजीशन में बने रहने की सलाह रहेगी। फ्रेश लॉन्ग्स यहाँ पर सजेस्टेड नहीं है एज ऑफ नाउ। ने ठप्पा लगा दिया होल्ड का। नए वालों को आना नहीं है, पुराने वालों को जाना नहीं है। जब तक 528 ना टूटे जुबिलेंट फूडवर्क में आप बने रह सकते हैं, नए वाले ना आए। 547 565 दो आपके लिए टारगेट है, बकायदा हमने लिख दिया आपकी स्क्रीन पर। फिर रोहित जी एक काम आप और करो, आपको मैं काम एक सौंपता हूँ। एक का जरा ये चेक करो आप, अशोक लीलैंड, क्या ये BTST करना चाहिए? मान लीजिए किसी का M&M की पोजीशन है, M&M से वो शिफ्ट करके अशोक लीलैंड पे आना चाहता है, ये सही फैसला होगा? करके चल सकते हैं आप। डिम्पी जी देखिए, M&M अगर
तो स्टॉक को अगर मैं कंपेयर करूं तो डेफिनेटली एमएनएम के अंदर काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिला है। तो वहां पर आप अगर आप 50% प्रॉफिट बुक करके प्लस 50% का जो क्वांटिटी है अगर आप अशोक लेलैंड में बीटीएसटी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली करके चल सकते हैं। पॉजिटिव कैंडल बनी है, वॉल्यूम एक्टिविटी काफी स्ट्रांग है, पॉजिटिव क्रॉसओवर्स है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक बेट लेकर आप चल सकते हैं अशोक लेलैंड के अंदर। अगर मैं सपोर्ट्स की बात करूं तो यहाँ पर जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है एज ऑफ नाउ वो है 142.50 का। तो 142 रुपए 50 पैसे आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा और जब तक उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है आप एक बार एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि 150 के लेवल आपको देखने को मिले, जो कि काफी स्ट्रांग हर्डल है जहां पर हम लोग प्रॉफिट बुक करने की सलाह देंगे। तो आप बीटीएसटी करके चल सकते हैं 50% क्वांटिटी की अगर आप एमएनएम में बेच के चल रहे हैं तो। ठीक है, तो अशोक लेलैंड में शिफ्ट कर सकते हैं। रोहित शिंगरे को लगता है एमएनएम में अच्छा मूव आ गया, हालांकि अशोक लेलैंड में भी पिछले महीने अच्छा मूव आया था, लेकिन फिर भी कंटिन्यूअसली ये भी एक अप ट्रेंड में है और यहाँ लगता है प्रॉमिसिंग रिटर्न्स अभी भी मिल सकते हैं। लेकिन एक बात तो है, ये शॉर्ट कवरिंग का ही एक प्ले आउट है, लेकिन आपको सारे ही एल्यूमिनियम काउंटर्स और साथ ही कॉपर काउंटर्स, यानी वो कमोडिटीज वो जो अपने पीक से काफी गिर चुकी थी, उस फॉल के बाद हमने स्टॉक में रिएक्शन देखे थे, वहां आप शॉर्ट कवरिंग का अबाउट क्लियरली दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान कॉपर, यहां कोई ट्रेड बनता है रोहित? रोहित, एल्यूमिनियम तो मैंने अभी पूछा हिंडाल्को और वेदांता पे कॉल भी दी राजेश पालविया ने, आपको हिंदुस्तान कॉपर समझ आ रहे हैं? यहाँ प्रियंका देखिए हिंदुस्तान कॉपर के अंदर ऑन इमीडिएट बेसिस 91 का हर्डल है, यहाँ पर आप ट्रेड लेके चल सकते हैं। आज काफी अच्छा मूव हम लोग को देखने को मिला, एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद में आज एक पॉजिटिव मूव देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप ट्रेड लेके चल सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग्स करने की सलाह रहेगी, प्लस जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका वो करीब करीब आपको मेंटेन करके चलना है 87। इसमें इमीडिएट और छोटा हर्डल जो है प्रियंका वो 91 का है। जैसे 91 का लेवल क्रॉस होगा मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बड़ा स्पॉट आपको देखने को मिल सकता है प्राइस के अंदर टुवर्ड 100 रुपीज। तो सिर्फ 91 का लेवल आपको वॉचफुल रहना है। जैसे 91 के ऊपर क्रॉस करेगा आप एड ऑन भी कर सकते हैं अपने क्वांटिटी के अंदर फॉर द टारगेट्स ऑफ 100 रुपीज। तो बाय करने की सलाह रहेगी। 87 का स्टॉप लॉस लगाए, 100 के ओवरऑल टारगेट्स। इस बीच एक बार संजीव जी से भी जुड़ लेते हैं, उनका भी एक व्यू था मेटल में, उनसे वो भी पूछेंगे। आइए पहले उनसे। गुड आफ्टरनून संजीव जी, आपकी बस अभी बात ही हो रही थी क्योंकि बहुत ही डिफरेंशिएटेड आपकी कॉल थी, कोई मेटल्स पे कॉल दे नहीं रहा था जब आपने हिंडाल्को की कॉल दी थी और पिछले हफ्ते दी थी, और तब से हम देख रहे हैं लगातार 10-12% का मूव आ चुका है। अभी भी हिंडाल्को में बने रहे ना, आप यही व्यू दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मार्केट डेट 100 पॉइंट नीचे थी, ऊपर हो गई और मेटल्स अभी स्टार्ट किए हैं। अभी तो फाइनेंशियल्स विल ज्वाइन इन, तो अभी तो पार्टी में बहुत कुछ है। वेदांता भी आपको 2 दिन पहले कल परसों दिया था 326 में, वो देखिए कहां से कहां है। और आपको मैंने नैल्को दिया था 69.70 में, वो भी देखिए कहां न्यू हाई है। इसके अलावा नौकरी आपको सुबह एलटीटीएस और एचडीएफसी बैंक एएमसी दिया था। एलटीटीएस 3050 वाला 3164 बिक गया। और बॉश, गुजरात गैस, अंबुजा, इंडियन होटल ऑल आर आउट परफॉर्मर्स। अब आपके लिए 2 नहीं 3 कॉल्स हैं और अभी मार्केट में अभी तो काम शुरू हुआ है। जुलाई में 16,900 तक की तैयारी कर लीजिए। संजीव जी फिर कॉल्स बताएं कौन सी हैं आपकी? तो दोनों दिग्गज शेयर लीजिए। एचडीएफसी ट्विंस, एचडीएफसी बैंक लीजिए नेक्स्ट मंथ का 1345 में, स्टॉप लॉस ऑफ 1315, 1430 से 1440 का टारगेट। और एचडीएफसी द बिगेस्ट मॉर्टगेज कंपनी 2175 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 2130, टारगेट ऑफ 270। और thirdly, the largest HDFC, the best performing rather, will be the M&M Finance. 175 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 171, 183 to 184 का टारगेट। M&M Finance will see record business as the bookings of M&M go through the roof, and this stock can report double-digit earnings very strongly for the next 3 quarters. संजीव जी, एचडीएफसी ट्विंस और एमएनएम फाइनेंस तो है ही, लेकिन साथ ही बाजार में अगर देखें निफ्टी के मुकाबले मिड कैप स्पेस में हमने अगर जहां वॉलेटिलिटी या फिर कमजोरी है वो भी कम देखी है, मिड कैप में क्या आपका कोई नजरिया है? क्योंकि वैसे देखा जाए तो लार्ज कैप्स के मुकाबले मिड कैप में एक्शन ज्यादा नजर आ रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक इन पर्टिकुलर। तो आपको सुबह दिए थे ना एलटीटीएस और एचडीएफसी, अब आप परसिस्टेंट सिस्टम ले लीजिए और गोदरेज सीपी, गोदरेज कंज्यूमर, दीज टू विल आउट परफॉर्म।
ठीक है, बिल्कुल। तो HDFC ट्विंस यहाँ जब कॉल आ रही है संजीव वसीम से, तो यानी इसका मतलब बैंक निफ्टी पर भी उनका एक बुलिश हुआ। अब ऑफ कोर्स बाजार ऊपर जाएगा तो इंडेक्स परफॉर्म करेगा ही, लेकिन हैवीवेट्स पर इस वक्त कॉल आ रही है संजीव वसीम की तरफ से। शुक्रिया संजीव जी, कल आपसे फिर 10 बजे होगी मुलाकात। तो बाजार में भले ही इस वक्त आपको थोड़ा सा एक रेंज बाउंड सेशन दिख रहा हो, लेकिन कॉल्स आपको लार्ज कैप स्पेस से भी आ रही हैं, मिड कैप स्पेस से भी आ रही हैं और बैंकिंग स्पेस से भी आ रही है और टेक्नोलॉजी स्पेस से भी हम कॉल्स ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन राजेश पालवे से मैं एक बात करना चाहूंगी। राजेश, आपको नहीं लगता बहुत ऑब्वियस ट्रेड था जो हमसे मिस हो गया? कि क्योंकि अगर पूरे महीने में या फिर उससे भी पहले अगर कमोडिटीज पिछले 11 हफ्ते से अगर इतनी बीटन डाउन लेवल्स थी, तो शॉर्ट कवरिंग का बाउट तो पहले वहां बनता था। आज सारे मेटल पैक के स्टॉक्स, चाहे स्टील काउंटर्स हो, एल्यूमिनियम काउंटर्स हो, कॉपर काउंटर्स हो, वो सारे ही परफॉर्म कर रहे हैं। यहां तो अच्छे पैसे बन सकते थे ट्रेडर्स के। तो देखिए, अभी भी हमें लगता है कि यहाँ पे अभी भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हुई है। अभी तो स्टॉक्स में एक बड़े करेक्शन के बाद यहाँ पे एक रिकवरी के ट्रेड यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहे हैं और अभी एक्सपायरी के चलते हमें लगता है मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स डेरिवेटिव सेगमेंट में भी अवेलेबल है, तो एक शॉर्ट कवरिंग का मूव जरूर यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि अभी भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। अगर ये स्टॉक्स में यहाँ से 1 से 2% का अपमूव यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे सभी स्टॉक्स के अगर फॉर्मेशन देखें, हिंडाल्को, वेदांता, नेशनल एल्यूमिनियम या हिंद कॉपर जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये सारे स्टॉक्स में हमें लगता है जो फॉर्मेशन बन रहे हैं, ये 3 से 4 दिन लोअर साइड पे एक अच्छा एक्यूमुलेशन के बाद हमें रिवर्सल के साइन आते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है यहाँ से 1 से 2% का अपमूव और यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है और उसके ऊपर अगर ये क्लोज होते हैं तो फिर यहाँ पे हमें लगता है एक शॉर्ट कवरिंग का मूव और भी यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है और स्टॉक्स में एक रैली भी यहाँ पे बनते हुए दिख सकती है। तो एक बीटन डाउन सेक्टर है और यहाँ पे हमें लगता है देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि एक एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक्स में यहाँ से 3 से 4% के अपसाइड एटलीस्ट हम यहाँ पे अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खुश, आज की क्लोजिंग क्या 15,900 पे हो जाएगी? मैं इस पता क्यों पूछ रहा हूँ? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मान लीजिए आज किसी ने बहुत ही धैर्य रखा हो, वेट किया हो, ये सोचते हो कि 15,700 नहीं जाएगा ना, एक्चुअली ना मार्केट इसको जाते जाते रिवॉर्ड दे सकता है क्योंकि डे हाई पे है। आज सुबह का जितना उसने पेन झेला ना वो डे हाई पे है। तो बस मेरे लिए कंफ्यूजन ये आ रही है कि मैं 50 पॉइंट और कमा सकता हूँ कि यहीं पे अपने सौदे को वाइंड करके ख़त्म करके आज का निपटा के बाहर हो जाऊँ सिस्टम से। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ 15,900 या उसके ऊपर आने की आज में कितनी प्रोबेबिलिटी है अगले आधे घंटे में? देखिए, प्रोबेबिलिटी हाई है। देयर इज अ गुड चांस कि हम वहां तक जा सकते हैं, टच कर सकते हैं। उसके ऊपर की क्लोजिंग जरा सा मुश्किल होगी बिकॉज जो वेटेड एवरेज होता है दैट विल कम इनटू प्ले। इसमें एक ही हर्डल है, वो ये कि जो बैंक निफ्टी से सपोर्ट आना चाहिए था, जो हैवीवेट फाइनेंशियल से उनसे सपोर्ट आना चाहिए था, ये पूरे दिन मिसिंग है। और जहां हम बाकी सारे पैक्स में मेटल, आईटी, इसमें आईटी के जो बड़े स्टॉक्स है इसमें हम एक शॉर्ट कवरिंग का बाउट देख रहे हैं, सस्टेनेबल शॉर्ट कवरिंग का बाउट देख रहे हैं, वो आया है। बट बैंक निफ्टी में 3 बजे के बाद का जो ट्रिगर है वो मिसिंग है। तो उसके चलते हो सकता है कि हम 15,900 की तरफ एक डैश करें, एक मूव करें, लेकिन उसके ऊपर की क्लोजिंग मुझे जरा सी आज के लिए मुश्किल लग रही है। सो देयर इज अ गुड चांस दैट वी मे स्टिल मूव अपवर्ड ऑन द निफ्टी, बट क्लोजिंग उसके ऊपर मुश्किल है। बट दैट शुड नॉट डिस्करेज यू। हो सकता है कि कल या परसों जब तक एक्सपायरी हो तब तक हम 16,000 की तरफ एक अप मूव फिर से री अटेम्प्ट करें, अगर आज उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देते हैं तब भी। ठीक है, बिल्कुल। तो यानी 15,900 वैसे 50 पॉइंट है, बहुत बड़ी। मैं बता दूं, पता क्या है, आज आप दिन भर की रेंज भी देखोगे ना, तो अगर आपको वैसे मतलब आप एवरेज निकालो, आप निकालो एवरेज की 750 आज हमारा एक बेस बना, 750 से 850 का बीच का दायरा है। कोई भी 100 पॉइंट को ऐसे खेल नहीं सकता, लेकिन फिर भी किसी ने 50-100 पॉइंट पाए हों आज इंडेक्स में, बता रहा हूँ, तो उसका ये उम्मीद मेरी है कि अगर 50 पॉइंट और मिलने वाले तो और काट लेना। जब सौदा ले ही लिया, रिस्क ले लिया, पूरे दिन भर की मुसीबत झेल ही ली, तो 50 पॉइंट चलते चलते अगर और मिलने की टेंडेंसी है तो ले क्यों ना ले। तो इसलिए मैंने यही बात अभी खुद से पता की कि भाई कि 900 तक आ जाएगा कि यहीं काट दें, यहीं काट देंगे तब भी घाटा नहीं है। मैं बता रहा हूँ, यहीं काटेंगे तब भी घाटा नहीं है। लेकिन क्या ना, फायदा जितना ज्यादा हो जाए उतना अच्छा। जब सब कुछ ले ही लिया, रिस्क ले लिया, तो 50 पॉइंट और ले लो। चले, बिल्कुल। लेकिन इस बीच कुणाल बोथरा भी हमारे साथ हैं और कुणाल से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा था भले ही आपको गैप अप दिख रहा हो लेकिन इंडेक्स पर ज्यादा पैसे नहीं बन पाएंगे, बनेंगे पैसे स्टॉक्स में। ये बात आपने पहले भी कही थी। अब जिस तरह से की रेंज दिख रही है हमें, हम तो बिल्कुल कल के लेवल्स पर ही आ गए। इंडेक्स को इस वक्त क्या बहुत ही इनसिग्निफिकेंट छोड़ के सिर्फ स्टॉक्स मूवमेंट पे ही ध्यान दें इस एक्सपायरी के लिए एटलीस्ट स्पेशली? आई थिंक आज का मूवमेंट इंट्राडे के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इंडेक्स भी ब्रेकआउट के लिए रेडी हो गया है। बिकॉज तो मैं डीपीजी के पॉइंट पे एक और पॉइंट ऐड करूंगा कि आज की जो वीवैप प्राइस है वो 15,760 के आसपास है, 765 टू बी प्रिसाइज। इतना ही है, हाँ, ठीक है।
तो जनरली हम जब मार्केट वीवैप के आसपास जब क्लोज करता है तो हम देखते हैं कि मार्केट की रिएक्शन उल्टी हो जाती है। जब हम वीवैप से बहुत ज्यादा दूर करते हैं क्लोज, व्हिच मींस लॉन्ग ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को कैरी करने के लिए बफर मिल जाता है। बिल्कुल। तो कल अगर अज्यूमिंग अगर मार्केट कल शायद 50 पॉइंट 100 पॉइंट गैप डाउन भी कर ले तो हम वापस से आज की वीवैप प्राइस पे आ जाएंगे जहां पे मेजर पोजीशंस ट्रेडर्स की होल्ड है। तो ये जो डेज होते हैं जहां पे मार्केट जितना ज्यादा दूर क्लोज करता है वीवैप से या अपसाइड या डाउनसाइड, उस डायरेक्शन में वापस से गैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और यूएस फ्यूचर्स आप देखें वो भी ऊपर है, लगभग 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर ऊपर है। हाँ, तो ये इंडिकेट करता है कि कॉन्फिडेंस ट्रेडर्स में वापस आ चुका है। तो आज की जो मूव इंटर आई थिंक सेकंड हाफ के बाद में 12 बजे के बाद में जब वो ब्रेकआउट आया 15,765 के बाद में, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद में कॉन्फिडेंस वापस आ गया मार्केट में। कॉन्फिडेंस तो यहाँ वापस आ रहा है, लेकिन फिर स्टॉक स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस कहाँ पर रखना चाहिए? तो अब मेरे अनुमान से आई थिंक मिड कैप्स और थोड़े से लार्ज कैप्स भी शायद ऐड कर सकते हैं। हालांकि मैंने इनिशियली मिड कैप पिक्स ही दिए थे, बट मेरे अनुमान से कुछ एक लार्ज कैप स्टॉक्स भी ऐड करना चाहिए ये लेवल्स पे। जो एक स्टॉक मैं सिलेक्ट करूंगा स्पेसिफिकली मिड कैप पिक में, वो रहेगा सिटी यूनियन बैंक, बिकॉज कल की जो स्ट्रॉन्ग मूव के बाद में आज हमने गिरावट नहीं देखी स्टॉक में, वो कल के लेवल्स को होल्ड कर रहा है, विच मींस जो पोजीशन ट्रेडर्स है वो अपनी पोजीशंस को कैरी कर रहे हैं स्टॉक में। तो मैं इसमें रेकमेंड करूंगा बाय 143 का टारगेट रख सकते हैं, 133 के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और जो लार्ज कैप स्टॉक पे मेरे अनुमान से आई थिंक रिलायंस एक टर्निंग पॉइंट पे वापस आ चुका है, 2500 के आसपास स्टॉक ने एक अच्छा बेस बना दिया है और बार बार उस सपोर्ट को टेस्ट करके स्टॉक रिबाउंड कर रहा है। तो 2500 के स्टॉप लॉस रख के रिलायंस पे बाय कॉल दूंगा, 2600 का टारगेट रखूंगा। बिल्कुल कुणाल, रिलायंस की जो चाल है इस वक्त, रिफाइनरी स्टॉक्स की जो मूवमेंट है, ऐसा लग रहा है ऐसे कोई ना कोई ऑयल रिलेटेड कोई न्यूज आने वाली है जो पॉजिटिव है। G7 समिट है और जिस तरह से रशियन ऑयल, देखिए लेट्स सी क्या निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल आपकी ये जो कॉल्स, हम लार्ज कैप स्पेस से इस वक्त कुणाल अपनी कॉल्स ऐड करने हैं। हैवी वेट्स, बैंकिंग हैवी वेट्स पर संजीव वसीम ने कॉल दिया है, तो बाजार में ऊपर के लेवल तो 15,900 तो डिब्बे वैसे ही करवा ही रहे हैं। तो नहीं, मैं करवा नहीं रहा, हो जाना चाहिए मेरा ऐसा उम्मीद था। लेकिन कुणाल जी ने मेरे से एक पॉइंट और आगे बढ़कर कहा कि अब ब्रेकआउट हो सकता है। एक्चुअली क्या है ना, ब्रेकआउट कोई बड़ा शेयर ही करेगा। अगर आज कुणाल जी रिलायंस नहीं बोलते तो ये ब्रेकआउट की टेंडेंसी में और कम मान लेता। अभी थोड़ी देर पहले राजेश जी ने कहा है कि आप चाहो तो 25-40 की स्ट्राइक की कॉल लेके चले जाओ, उन्होंने बताया 22 रुपए की। मेरे को लगता है थोड़ी और बढ़ भी गई होगी, अब तो 22-23 और बढ़ गया ना, 1.5% हो गया रिलायंस। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप सेफ हैंड में कैसे, आप स्ट्रॉन्ग हैंड में है। अगर स्ट्रॉन्ग हैंड में है तो रेंज ब्रेकआउट एक्सपायरी से पहले टेंडेंसी थोड़ी हाई हो जाती है। अभी संजीव जी भी HDFC ट्विंस पर अपनी राय देकर गए। यस, HDFC ट्विंस। लेकिन एक चीज कुणाल, मुझे बस लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना है। इट माइट बी अ वेरी इररिलेवेंट क्वेश्चन आल्सो, बस जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि जब इतने बीटन डाउन मेटल्स थे, शॉर्ट कवरिंग का बाउट अगर आना था तो वहां तो सबसे पहले आ सकता था, लेकिन उस पर कन्विक्शन नहीं आया ट्रेडर्स को। और आप देखिए सारे एल्यूमिनियम काउंटर्स, स्टील काउंटर्स, कॉपर काउंटर्स, सारे के सारे अच्छी खासी मूव दिखा रहे हैं, लेकिन आपका अभी भी कोई ट्रेड नहीं है मेटल पे, क्यों? तो ये इंडिकेट करता है, तो मैं यही पॉइंट को ऐड कर रहा था, ज्यादा लॉन्ग आंसर नहीं देना चाहता था, बट आज की जो मूव थी वो उस पर हम देखा कि काफी मार्केट में ओपन हो चुका है। सो आज आईटी स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग आई, मेटल स्टॉक्स में अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिख रहे हैं, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स जो जनरली मार्केट के कॉन्ट्रा चलते हैं वो आज मार्केट के साथ चल रहे हैं। एफएमसीजी स्टॉक्स में इनिशियल डिप के बाद में आज रिकवरी आई। बैंकिंग स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन हो रही है। तो ये सारे फैक्टर्स जब आते हैं, जब ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में जो सेंटिमेंट है वो बेटर होते जा रहा है। जनरली जब हम देखते हैं कि एक शॉर्ट कवरिंग आ रही है तो बैंकिंग स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बट जब सारे ही जब मोहरे चलने लगते हैं तब हम कहते हैं जनरली कि मार्केट एक डायरेक्शन पे जा रहा है। तो मेरे अनुमान से आई थिंक ये एक एड ऑन फैक्टर है मार्केट के लिए। लेवल्स वाइज, इंट्राडे चार्ट वाइज एक अलग स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल्स को स्टडी करने का अलग स्ट्रक्चर होता है। तो दोनों ही इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट आने के चांसेस ज्यादा है। चलिए ठीक है, ब्रेकआउट आने के चांसेस ऊपर हैं और साथ ही हमें तो सारी बातें हम जब व्यूअर्स के लिए लेकर आएंगे तो वील कलेक्ट एंड प्रेजेंट एवरी पॉइंट। तो यहाँ तो संजीव वसीम मानते हैं कि 16,000, 16,500 तक के आप इमीडिएट लेवल देखेंगे, 16,900 तक जुलाई चला जाएगा। चलिए ठीक है, ये सारी बातें तो हैं ही। अब इस बीच में देख लेते हैं कि और क्या कॉल्स हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स ट्रैक कर रहे हैं यहाँ पर। रोहित, आपकी तरफ से कोई और कॉल ऐड होगी क्या आईटी स्पेस में? प्रियंका, आईटी स्पेस में तो नहीं, बट मेरा जो स्टॉक जो मेरे रडार पर है वो उसका नाम है जेके पेपर। यहाँ से आप लेके चल सकते हैं। बीटीएसटी कैंडिडेट है, काफी अच्छे वॉल्यूम एक्टिविटी आपको आज के सेशन में देखने को मिल रही है और काफी बढ़िया सपोर्ट्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है जो कि करीब करीब 295 के करीब करीब है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो नेक्स्ट मूव आपको देखने को मिल सकती है करीब करीब 325 तक देखने को मिल सकती है। तो जेके पेपर के अंदर आपको बाय करने का रिकमेंडेशन रहेगा, पर्टिकुलरली बीटीएसटी करके आप चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके चलना है वो रहेगा 303 का, और मुझे लग रहा है कि जो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं कल के सेशन में करीब करीब 325 के देखने को मिल सकते हैं। तो जेके पेपर पे आपको ध्यान रखकर चलना चाहिए प्रियंका।
इनफैक्ट पेपर स्टॉक्स आज फोकस में भी हैं और खबरें लगातार सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को लेकर भी आती हुई दिख रही है, जिसका एक क्लियर कट बेनिफिशियरी पेपर स्पेस यहाँ पर नजर आ रहा है अच्छी मजबूती के साथ। जेके पेपर का काउंटर भी करीब 6-7% के अप मूव्स यहाँ पर दिखा रहा है। लेकिन इस बीच एक और स्टॉक है जिसमें मूवमेंट अच्छी नजर आ रही है, जहां पर ऑटोमोबाइल स्पेस की लगातार हम बात करें, आईटी स्पेस धीरे धीरे अब अपनी तेजी पकड़ता हुआ दिख रहा है। इसमें फार्मा स्पेस की भी अगर बात करें, फार्मा हेल्थ के डायग्नोस्टिक पर भी लगातार फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक्स जो है स्लो एंड इवेंचुअल इंपैक्ट दिखा रहे हैं, लेकिन दिखा जरूर है। डॉक्टर रेड्डीज देखें, सिप्ला देखें, ये तमाम स्टॉक्स में मजबूती के साथ ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। रोहित, इस पर एक बार अपना नजरिया बताएं। अगर मैं बात करूं 4400 का स्ट्रॉन्ग हर्डल जोन है, 4400 के ऊपर जब तक ये स्टॉक निकलेगा नहीं आपको फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी। तो 4400 जैसे ही क्रॉस करेगा फिर यहाँ पर आप एक ओवरवेट बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। फिर वहां से हम लोग बड़े टारगेट्स की बात करेंगे, कम से कम 10% के, तो आई थिंक 4900 के टारगेट्स की हम लोग बात करेंगे। तो थोड़ा बाय अबव का स्टॉक रहेगा, पर्टिकुलर डॉक्टर रेड्डी, वहां पर 4400 रुपए के ऊपर आपको एंट्री करने की सलाह रहेगी। अभी फिलहाल थोड़ा इग्नोर करके चलना चाहिए। सेम सिप्ला यहाँ पर भी थोड़ा इग्नोरेंस में दिखाऊंगा, बट यस डॉक्टर रेड्डी डेफिनेटली मैं अपने रडार पर रखूंगा। 4400 जैसे ही क्रॉस करेगा फिर वहां पर मुझे लग रहा है कि काफी बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है, बिकॉज काफी 2-3 बार वो 4400 का लेवल फेल हुआ है ऑन द हायर साइड, और जैसे ही क्रॉस करेगा एक आपको अपफ्रंट बाइंग देखने को मिलेगी। तो डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक आप ध्यान में रखकर चल सकते हैं 4400 के ऊपर। स्पेस पर रहा है, लेकिन इस बीच IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के स्टॉक को पुल अप कीजिए और स्टॉक में गिरावट आज सुबह से ही हावी होती हुई नजर आ रही है। 167 के लेवल्स पर डे लो पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इतनी बड़ी गिरावट के पीछे की वजह क्या है IEX के काउंटर में, आइए एक बार सौमित से समझ लेते हैं। सौमित बताएं, IEX इतना टूट क्यों रहा है? पहले तो अगर आप देखेंगे तो कंपटीशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। BSE, ICICI और PTC मिलके एक थर्ड पावर एक्सचेंज लॉन्च कर रही है जो कभी भी शुरू हो सकती है। इस कारण क्या है कि जो वॉल्यूम्स और टैरिफ पे इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऊपर से PTC के अच्छे रिलेशंस है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ, जिसकी वजह से वो ये रिलेशनशिप को लेवरेज कर सकती है, सो दैट वॉल्यूम्स जो है वो ये नए एक्सचेंज की तरफ आ सकती है। और इसी कारण जो IEX का मोनोपोली स्टेटस है अभी भी वो निकल जा सकता है। अब टैरिफ और वॉल्यूम्स पे इसका इम्पैक्ट आएगा। अब टैरिफ्स की अगर हम बात करें तो कंपटीशन के अलावा भी अगर हम देखेंगे तो जो करंट प्राइसेस कंपनी चार्ज कर रही है वो काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से कंपनीज की जो प्रॉफिट्स है वो बाकी कंपनी से अगर आप कंपेयर करेंगे पावर इंडस्ट्री में, उसके सामने काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 50% से ज़्यादा है, जबकि बाकी पावर इंडस्ट्री में जो कंपनीज है वो प्रॉफिट कमाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसके वजह से एक एक्सपेक्टेशन हो गया है कि एक रेगुलेटरी प्रेशर आ सकता है टैरिफ पे, तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण वॉल्यूम्स में अगर हम देखेंगे तो कंपटीशन के अलावा तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है ग्रोथ के लिए वो ये है कि 25 ईयर लॉन्ग पावर परचेज अग्रीमेंट्स होते हैं और 90% ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो ये 25 ईयर वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में आ जाते हैं। उसके वजह से जो एड्रेसेबल मार्केट होता है किसी भी कंपनी के लिए वो कम हो जाता है, तो ग्रोथ के ऑप्शंस भी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के लिए कम हो जाते हैं। तो ये 3 कारण है जिनकी वजह से हमें ये डाउनफॉल दिख रहा है IEX में। बट एक पॉजिटिव रीजन भी आया है और वो ये है कि CERC की जो लेटेस्ट ऑर्डर है वो उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे तो जो लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी अब IEX के एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो सकते हैं। पहले सिर्फ 11 दिन के कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते थे, बट अब 3 महीने तक के कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हो सकते हैं। और मैनेजमेंट के हिसाब से इसकी वजह से वॉल्यूम्स बढ़ सकते हैं आगे जाके। बड़ी देखने वाली बात होगी कि वॉल्यूम्स एक्चुअल में बढ़ते हैं या कंपटीशन की वजह से वो डिवाइड हो जाते हैं ओवर एक्सचेंजेस। तो ये देखने वाली बात होगी कि कंपटीशन का क्या इम्पैक्ट आता है कंपनी पे। फिलहाल तो अगर आप देखेंगे तो 5% इसे ट्रेड कर रहा है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आज के ट्रेड में। माना था जब IEX के बारे में बहुत तेजी से बात हो रही थी क्योंकि पावर की किल्लत हो गई थी देश में, लेकिन उसके बाद से शेयर ने अपने आप को संभाला नहीं, बल्कि गिर ही रहा है, धीरे धीरे करके गिर रहा है, चाहे जैसे भी गिर रहा है। खुश एक बार मेरे को ये बताइए, क्योंकि ये फ्यूचर्स में भी शेयर है, आज हम सुबह इसको 12 बजे डिस्कस कर रहे थे, ये शेयर का ट्रेंड तो बहुत ही खराब है, पुल बैक का तो साइन ही नहीं दिखा रहा। तो जिनके पास शॉर्ट्स है वो कैरी फॉरवर्ड करें, यानी कि अगले सीरीज के अंदर ट्रांसफर लेके जाएं। के लेवल से जो फॉल आनी शुरू हुई है उसके बाद स्टॉक ने कभी भी अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को भी क्रॉस नहीं किया है। अभी भी जो हम एक अटेम्प्ट देख रहे हैं 165 के आसपास बेस बनाने का अटेम्प्ट कर रहा है, बट इट डजंट सीम टू बी टू कन्विंसिंग। इंडिकेटर्स अभी भी इसके नेगेटिव टेरिटरी में नेगेटिव टेरिटरी में हैं।
और डाउनवर्ड मोमेंटम इंडिकेट कर रहे हैं। सो जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन वेरी डायरेक्टली, शॉर्ट पोजीशन हो तो इसे रोल ओवर कर लीजिए नेक्स्ट सीरीज के लिए भी। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा ये करीब 175 176 के जो जोन्स हैं इसका लेके चलिए। द मोर द स्टॉक स्लाइड्स, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए नीचे की तरफ। ऑलराइट, कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहां पर अभी लास्ट कुछ मिनटों में एडिशन दिख रही है। जैसे लॉन्ग बिल्डअप आपको सिप्ला जैसे स्टॉक में भी दिखाई दे रहे हैं, क्या यहां पर स्टॉक में कोई पोजीशन बनाई जा सकती है राजेश? राजेश, कैन यू हियर मी? राजेश, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। तो प्रियंका जी देखिए, सिप्ला में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है। लोअर साइड पे स्टॉक में करेक्शन के बाद 910 915 के आसपास स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन होके अगर हम देखें तो पिछले 7-8 दिन से एक लोअर साइड पे एक नैरो रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है। आज का प्राइस एक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर अब ये स्टॉक 948 950 की रेंज को क्रॉस करेगा तो हमें लगता है पे एक अच्छा अपमूव और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, जो कि इसको 980 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो पिछले 7-8 दिन का एक बेस फॉर्मेशन के बाद अब ये प्राइस एक्शन यहाँ पे दिखाता है कि अगर 950 क्रॉस होता है तो ब्रेकआउट ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। 980 के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। अभी यहाँ पे हम स्टॉप लॉस जो बनता है इस ट्रेड को इनिशिएट करने का वो होगा करीब 925 के आसपास। तो बाय किया जा सकता है सिप्ला। और बाकी फार्मा स्पेस में भी अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स में स्टॉक होलिस्टिक बास्केट तो मूव नहीं कर रहा है, लेकिन हमें लग रहा है बहुत सारे स्टॉक्स में करेक्शन के बाद एक अच्छी रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे भी प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। तो डॉक्टर रेड्डी, टोरेंट फार्मा, सिप्ला, ये कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे हमें लग रहा है कि अच्छी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिख रही है और ये स्टॉक्स यहाँ पे मोमेंटम को फर्दर और कंटिन्यू करते हुए भी दिख सकते हैं। क्योंकि एक ना रोल ओवर ठीक है फार्मास्यूटिकल्स का, दूसरा इनके करेंसी इनके फेवर में आ गई है। करेक्ट। तीसरा ये क्या है कि हेड से एग्रेसिव हो गए हैं। पहले शेयर बहुत टूटे हुए थे, इन्होंने मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, अब इनको मौका मिल रहा है। चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि अपने ये उस ओरा से बाहर निकल रहे हैं जिस ओरा में टिपिकली कोविड वाले एबनॉर्मल गेन्स लेके आया करते थे। अब इनकी बैलेंस शीट, क्वार्टरली नंबर्स नॉन कोविड के हिसाब से कैलकुलेशन होती है और ज्यादातर की कमेंट्री ठीक है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं निफ्टी या फार्मास्यूटिकल्स के अंदर फेवरेबल है और बड़ी कंपनी जिनका यूएस से बिजनेस काफी अच्छा है उनको तो ज्यादा बेनिफिट होता है। सिप्ला अपने सेगमेंट में लीडर्स है, डॉक्टर रेड्डीज एक बार दिखाई है, डिविस काफी टूटा होता चल रहा है, टोरेंट फार्मा काफी दिनों से चल रहा है। ये 4-5 शेयरों के अंदर तो आपको पुल बैक काफी अच्छे से मिला होगा अगर आप यहाँ पे मंथली बेसिस पर इसको चार्ट को देख रहे होंगे। खैर नहीं, हाँ एक दो शेयर जल्दी जल्दी फटाफट से और देख लेते हैं कि इनमें कुछ पोजिशन को लेकर जाना चाहिए कि नहीं। ग्रैंडलेस इंडिया 2-3 दिन से चल रहा है। रोहित जी एक बार जरा मेरे को बताइए, प्रॉफिट सारे बुक करके बाहर आ जाए, फ्री हो जाए इस चार्ट से कि अभी और चलेगा ये ग्रैंडलेस इंडिया? आई थिंक ग्रैंडल्स देखिए आपको यहाँ पर रहना चाहिए। जो हिसाब से आज के हिसाब से वॉल्यूम एक्टिविटी है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा आपको वापस एक अपटिक देखने को मिल सकता है कल के सेशन के अंदर। अनडाउटफुली यहाँ पर हर्डल भी है 280 का। जैसे 280 का लेवल क्रॉस करेगा फिर 310 के पहले कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग हर्डल नहीं है, तो थोड़ा यहाँ पर वॉचफुल भी रहेंगे। बट मुझे लग रहा है कि आज कैरी करके चल सकते हैं। कल हम लोग देखेंगे कि अगर 280 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो फिर हम लोग एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचेंगे। बट आज का प्राइस एक्शन काफी बढ़िया है, वॉल्यूम एक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो कैरी करने की सलाह रहेगी ग्रैनुल्स के अंदर एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स। ठीक है, एक और शेयर है हमारी लिस्ट में आज जिस पे क्या इसमें पोजीशंस लेके जाएं कि नहीं लेके जाएं, और वो है महिंद्रा सीआई। एक्चुअली महिंद्रा के ना सारे शेयर्स ठीक है। महिंद्रा का लॉजिस्टिक एक बार दिखाओ अपनी स्क्रीन पर, आप महिंद्रा का सीआई दिखाओ। ये ऑटो एंसिलरी है, इसकी इटली वाली कंपनी के साथ करार है, इसलिए ये काफ़ी अच्छा बिजनेस यूरोप से लेके आता है। और भारत में तो खैर इसका M&M का अपना शेयर अब चल ही रहा है जिसमें ट्रैक्टर और गाड़ियां दोनों हैं। और अभी आज ही टाटा मोटर्स ने बोला कि वो 2% कमर्शियल व्हीकल्स के दाम बढ़ा रहे हैं। M&M इकलौती ऐसी कंपनी है इस देश की जो 2 व्हीलर से लेके 4 व्हीलर कमर्शियल सब बनाती है, तो ये बड़ा ध्यान देने वाला शेयर है लॉजिस्टिक। और इसका महिंद्रा CIA, एक बार एक काम कीजिए खुश, जरा इन दोनों में से कौन सा ज्यादा ठीक है जिसको कैरी करके जाना वो बता दो, महिंद्रा लॉजिस्टिक के महिंद्रा CIE के हिसाब से। और स्टॉक का जो दोनों स्टॉक्स का जो सेटअप बन के आया है उसके हिसाब से महिंद्रा CIE में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव है और जो लेवल्स हैं वो भी काफी कन्विंसिंगली स्टॉक ने क्रॉस करके मेंटेन किए हैं पिछले 2 दिनों में। तो महिंद्रा CIE बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न, इसे आप कैरी फॉरवर्ड करके जा सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसे 250 के जो जोन्स हैं उस टारगेट के लिए आप बिल्कुल राइड कर सकते हैं। वो क्रॉस होते ही इसमें जो अगले लेवल्स हैं ये 280 285 के आ रहे हैं, तो महिंद्रा CIE को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं।
करेक्ट। तो फार्मा के तो खैर बहुत सारे स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, जिसमें लॉन्ग इंटरेस्ट दिख रहा है, बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। तो आपको टेक्नोलॉजी स्पेस के इन्फोसिस में भी आपको 0.5% की तेजी यहाँ दिखाई दे रही है। HCL टेक तो हम ट्रैक कर रहे हैं। इन्फोसिस के लार्ज कैप स्पेस पे आपका क्या व्यू बनेगा राजेश? आई मीन IT के लार्ज कैप स्टॉक्स पे आपका क्या व्यू बनेगा? जी IT स्टॉक बिल्कुल आप फोकस पे हैं, और जिस तरीके से यहाँ पे स्टॉक्स में आप सारे स्टॉक्स को देखेंगे लार्ज कैप IT स्टॉक्स में, तो ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स अब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब यहाँ पे ब्रेकआउट देते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली इन्फोसिस, TCS, HCL टेक और टेक महिंद्रा, ये स्टॉक हमारे बाइंग रडार पे है। इन्फोसिस के सेटअप के हिसाब से हमने अपने क्लाइंट्स को यहाँ पे 1500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन भी यहाँ पे बाय करने की सलाह दी है। जिस तरीके से यहाँ पे इन्फोसिस में यहाँ पे मोमेंटम बना है, हमें लगता है ये स्टॉक में 1500 से 1520 तक की अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो अगर इस ट्रेड को यहाँ पे इनिशिएट करना है तो 1500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन भी बाय किया जा सकता है। 9 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें स्टॉप लॉस रखे करीब 5 रुपए का, और अपसाइड के टारगेट आना चाहिए इसमें करीब 15 रुपए से 16 रुपए तक के। तो इन्फोसिस का सेटअप भी यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रहा है। सेम वे अगर हम देखें तो TCS को भी यहाँ पे बाय किया जा सकता है। वो स्टॉक भी यहाँ पे हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक में लोअर साइड से एक रिकवरी बनी है, आज के सेशन में भी देखें तो काफी अच्छा रिकवरी लोअर साइड से बनी और डे हाई की तरफ अब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक भी हमें लगता है 3400 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड रहेगा। 3285 ये स्टॉप लॉस रख के TCS पे भी पोजिशनली हम एक्सपेक्ट करें कि 3400 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। एक्चुअली IT के चलने के पहला कारण आज बैंक निफ्टी नहीं चल रहा। अगर बाजार में आज आप इंडेक्स मैनेजमेंट के हिसाब से देखते हैं तो IT इंडेक्स ठीक होगा, बैंक निफ्टी उतना ठीक नहीं होगा। दूसरा, एक तो करेंसी वीक है। करेंसी के 2 बड़े कंटेंडर हैं भारत में, पहला एक फार्मास्यूटिकल्स, दूसरा है IT। तीसरा, IT के पहले फ्रंट लाइन बाइंग आएगी, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल बाइंग हमेशा IT के फ्रंट लाइन काउंटर्स में आएगी। इसलिए इन्फोसिस, TCS आपको थोड़ा पहले अच्छे से टिक के चलने वाले शेयर्स बनेंगे। खैर इन सब पे हम और भी चर्चा करते रहेंगे आगे चल के भी। आशीषा मेरी सहयोगी जुड़ रही है, NMDC के प्लांट के डीमर्जर को लेकर खबर है कुछ, वो हमको बताएंगे। फिर NMDC का चार्ट हम जरा खुश से पता करेंगे किसमें करना चाहिए। खुश, आप चार्ट खोल लीजिए, आशीषा खबर बता रही है। आशीषा, गुड आफ्टरनून, बताइए प्लीज। जी हाँ, तो जैसा कि आपने बताया, शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स की आज मीटिंग होगी। उनको अपना स्टील प्लांट डीमर्ज करना है। याद रखें, मीटिंग 7 जून को भी शेड्यूल की गई थी, लेकिन कोरम ना होने के कारण मीटिंग को पोस्टपोन करना पड़ा था। डीमर्जर के बाद की बात करें तो कंपनी अभी के लिए स्टील प्लांट डीमर्ज करेगा, और उसके बाद गवर्नमेंट का जो होल्डिंग है इसमें, उसके जरिए गवर्नमेंट अपना शेयर होल्डिंग बाहर के लोगों को स्टील प्लांट का बेच देगा। प्लांट की बात करें तो अराउंड 3 मिलियन टन की कैपेसिटी है, और कंपनी का मानना है कि ये कैपेसिटी आगे जाते हुए बढ़ सकती है। कंपनी ने ऑलरेडी 20,200 करोड़ का केपेक्स इनकर कर दिया है मई तक, और मई से सितंबर तक अराउंड 2,000 करोड़ का और केपेक्स कंपनी इनकर करेगा, जिसका टोटल मिलाकर 22,000 करोड़ का केपेक्स कंपनी ने इनकर किया है। इस पर्टिकुलर प्लांट के कमीशनिंग की बात करें तो कंपनी ने हमारे साथ जो लास्ट इंटरेक्शन किया था उसमें कहा था कि सितंबर तक, यानी Q2 के एंड तक ये प्लांट कमीशन हो जाएगा। वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी की टोटल इक्विटी वैल्यू अराउंड 32,000 करोड़ के आसपास है, और इस स्टील डीमर्ज्ड प्लांट को बेचने से कंपनी अराउंड 8,500 से 9,000 करोड़ तक कंपनी को मिल सकते हैं। बैंकर्स का मानना है कि अराउंड $4 बिलियन कंपनी को मिलेंगे ये स्टील प्लांट बेचने से। और इस स्टील प्लांट के लिए कौन से बायर्स है उसकी भी बात कर लेते हैं। JSPL और JSW स्टील रिपोर्ट्स का मानना है कि JSW स्टील और JSPL इस पर्टिकुलर प्लांट के लिए बिड करेंगे, और न्यू एंट्रेंट्स जो स्टील इंडस्ट्री में आए हैं, वेदांता और अदानी ग्रुप, इन दोनों ये 2 कंपनियां भी शायद इस पर्टिकुलर स्टील प्लांट के लिए बिड कर सकती है। सो अभी के लिए आज मीटिंग होगी डीमर्ज करने के लिए, और उसके बाद गवर्नमेंट ये स्टील प्लांट को बाहर के ओनर्स को बेच देगी। ठीक है, पहले डीमर्ज होगा, फिर बाहर के ओनर्स को बेच दिया जाएगा। कुल मिला के खबर NMDC पे बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप जरा चार्ट देख के बताइए, क्योंकि खबर बड़ी है तो रिएक्शन में बड़ा हो सकता है आने वाले दिनों में। NMDC के बारे में खुश? जी हाँ, देखिए स्टॉक में जो हम फॉल देख रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टॉक ने 100 का एक बेस बना के उछाल दिया है, बट ये एक टेक्निकल बाउंस जैसा लग रहा है, ये एक रिलीफ रैली जैसी लग रही है। 115 के आसपास इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सो मेरी सलाह रहेगी कि अगर किसी के पास ये पोजीशन हो तो जो ये बाउंस आया है इसे आप एग्जिट के लिए यूज करिए, क्योंकि इसमें जो अभी रिवर्सल है ये कहीं दिख नहीं रहा है। जो सेलिंग प्रेशर है वो भी वॉल्यूम के साथ हो रहा है। सो यहाँ पे फ्रेश बाइंग की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी। बाउंस को आप एज एन एग्जिट पॉइंट यूज करिए, दैट विल बी बेटर स्ट्रेटजी इन NMDC।
कुछ और स्टॉक्स जो अब आपको अच्छे यहाँ पर लॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट जिसमें दिख रहा है वो अब DLF जैसे स्टॉक्स, BHEL जैसे स्टॉक्स ये भी सामने निकल आ रहे हैं। कोई BTST होगी आपकी रोहित चिंगरे, अगर आप कोई BTST कॉल ऐड करना चाहें यहाँ, लास्ट मिनट्स रह गए। DLF और भेल में तो मेरा BTST नहीं होगा बिकॉज रिसेंट बाइंग हम लोग को देखने को मिल रही है, बट GE शिपिंग अब ये स्टॉक ध्यान में रखकर चल सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं पैटर्न की बात करूँ तो काफी बढ़िया मूव हम लोग को आज के सेशन के अंदर देखने को मिला है। ऑन आवरली चार्ट एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट भी देखने को मिला है और उसके ऊपर प्राइसेस काफी अच्छे से सस्टेन कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको यहाँ पर GE शिपिंग के अंदर ध्यान रखकर चलना चाहिए। 383 एक आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा और मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर प्राइसेस नॉर्थवर्ड मूव दिखाती है तो टुवर्ड्स 410 420 तक के टारगेट्स आपको एक्सपेक्टेड रहेंगे 1 से 2 सेशंस के अंदर। तो GE शिपिंग पे आपको ध्यान रखकर चलना चाहिए। काफी बढ़िया प्राइस एक्शन आज के सेशन में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके ठीक है, GE शिपिंग बकायदा डे हाई पे। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक शेयर ऐड करवाया था JK पेपर, ये भी इंटरेस्टिंग शेयर है, इसको भी आप एक बार चाहे तो BTST में कर ही सकते हैं। और थोड़ी देर पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में राजेश जी ने कहा था कि एक बार उसको देखिएगा। कुणाल बोथरा भी इसके बारे में बता के गए हैं कि ये शेयर उनको भी यहाँ पे ठीक लग रहा है। सिलेक्टिव रहिए, मेरा तो फिर से ये कहना है कि शेयर्स का सिलेक्शन अच्छे से करो और थोड़ा कम करोगे तो और अच्छा है, तो आप इसको मैनेज अच्छे से कर पाओगे क्योंकि रेंज की वॉलिडिटी है। ये ऑप्शंस का ट्रेड आपकी स्क्रीन पर वापस आ गया। बस एक ट्रेड मेरी लिस्ट में और आ रहा है, 2 दिन से चल रहा है और मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ, इस बार मिस ना हो जाए इसलिए पूछ लेता हूँ। जरा कुछ आप देखो, आप अच्छा राजेश जी आप देखो, जरा कैश का शेयर है एक, वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट, 2 दिन से चल रहा है। मेरे को ऐसा लगा कल का डाटा देखने के बाद कि ये शेयर को नोटिस करना चाहिए, देखना चाहिए। आज भी 8% ऊपर। आप इसका एक काम कर सकते हो, सिर्फ 3 दिन का देश का इसका चार्ट दिखाओ, ट्यूब इन्वेस्टमेंट। सर जरा इसके बारे में बताइए, ये हम लेट हो गए हैं क्या? आज भी 8% ही चल गया है तो डिम्पी जी देखिए मूव काफी शार्प आया है आज के सेशन में इसमें देखें तो, और हमें लगता है जिस तरीके से इसका सेटअप रेजिस्टेंस बने हुए करीब 1800 के आसपास के, अगर इसको अगर हम थोड़ा सा लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे देखें तो 1800 से 1840 ये इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है। लेकिन मोमेंटम जिस तरीके से बना है करेक्शन के बाद, हमें लगता है स्टॉक में अब यहाँ पे 1720 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल को होल्ड रहता है स्टॉक में तो हमें लगता है 1840 तक की भी अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है बने रह सकते हैं, 1720 का स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल करें और होल्ड किया जा सकता है। होल्ड किया जा सकता है, हालांकि 1800 के शेयर जा सकता है। 2 मिनट रह गए हैं मार्केट के बंद होने में। अगर आप कोई ट्रेड नहीं लेना चाहते तो और अच्छा काम कर रहे हैं। फिलहाल अभी आप शांति से बैठिए जरा और देखिए बाजार को आज की क्लोजिंग कैसे होती है। और मार्केट आज पूरी तरह से एक रेंज में है। आज एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि इंडेक्स के हिसाब से कि 15,700 न केवल बचाया बल्कि डे हाइज पे हम क्लोज भी करके गए, 26 पॉइंट ऊपर। वजह नैस्डैक के फ्यूचर्स लोग देख रहे होंगे, यूरोपियन बाजार देख रहे होंगे जो थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन साथ में क्रूड भी देखते रहना, रुपए की वीकनेस भी देखते रहना। ऐसा ना है सिर्फ एक ही चीज आप देखते रहो। खैर मानसी के पास चलते सीधा वॉल पे, वो आपको क्लोजिंग का पूरा एक्शन बता रही है। मानसी बिल्कुल शुक्रिया। तो एक रेंज में ही है बाजार और इनफैक्ट बैंक निफ्टी तो अब लाल निशान की तरफ बढ़ता हुआ अभी करीब 150 अंकों की कमजोरी क्लियरली देखते हैं 1 मिनट के बाद जब क्लोजिंग होती है किन स्तरों पर बैंक निफ्टी सेटल होता है। लेकिन निफ्टी में फिर भी अपनी मजबूती को संभालने की कोशिश 15,850 के आसपास से ट्रेड करता हुआ। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि दिन भर पूरे एक रेंज में रहने के बाद स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आज पूरे दिन में बाजार ने दिखाए हैं। ऐसे में ITC जैसे स्टॉक ने परफॉर्म कर दिखाया जो कि हमने देखा। इसके साथ ही रिलायंस, HDFC ट्विंस जैसे स्टॉक्स भी थे जिसमें एक्शन मूवमेंट हमने जरूर देखी है, जिसके चलते बाजार में कुछ हद तक के जो मूड माहौल है हरे निशान के साथ ही नजर आ रहा है। 1.5-2% के अप मूव्स के साथ रिलायंस में ट्रेड यहां पर देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स HDFC ट्विंस पर भी, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक पर भी एक्सपर्ट्स का नजरिया है कि इन स्तरों पर खरीदारी के मौके बनते हुए दिख सकते हैं। लेकिन क्लियरली अगर पुलर्स की बात करें बाजार को रिलायंस, ONGC, महिंद्रा एंड महिंद्रा, L&T जैसे स्टॉक्स ने आज संभालने की कोशिश की। हिंडाल्को में भी एक अच्छे अपमूव के साथ बढ़त पर कामकाज आज के सत्र में देखने को मिला। ITC के अलावा हमने देखा नैल्को, पारस डिफेंस जैसे स्टॉक्स ने सरप्राइजिंग ट्रेंड्स दिखाए। डिफेंस स्पेस लगातार फोकस में है जिस पर लगातार हम आपको सारे अपडेट्स भी दे रहे हैं, मैनेजमेंट से बातचीत भी कर रहे हैं। और पारस डिफेंस के स्टॉक ने करीब 4% के अपमूव्स के साथ आज के सत्र में भी ट्रेड किया। इसके अलावा क्रूड इंपैक्ट था जो कि क्लियर कट हमने देखा। क्रूड में एक बड़ा उबाल देखने के बाद करेक्शन आया। करेक्शन के बाद क्रूड वापस $115-116 प्रति बैरल के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है, जिसका इंपैक्ट रिफाइनिंग स्टॉक्स पर नजर आता हुआ दिख रहा है। देखिए घरेलू बाजार
बाजार में भी 1.5 से 2% के अपूर्व क्रूड में नजर आ रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट क्लियरली एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो जैसे स्टॉक्स में हरे निशान के साथ ये स्टॉक्स आज के सत्र में ट्रेड करते हुए दिखे। मिड कैप में हमने एक्शन देखा। निफ्टी के मुकाबले मिड कैप इंडेक्स में कह सकते हैं कि दिन के दौरान जब कमजोरी देखने को मिल रही थी तो मिड कैप इंडेक्स तब भी परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था। ऑफकोर्स वॉलेटाइल एक्शंस वहां पर भी थे, लेकिन मिड कैप में ऑटो स्पेस पर्टिकुलरली फोर्स मोटर्स, जमुना ऑटो, जेबीएम ऑटो, टीवीएस मोटर्स जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी के बीच कामकाज दिखा। इसके अलावा मिड कैप में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफी नजर आए। सेक्टोरल गेनर्स की अगर बात करें, मेटल, ऑटो, एनर्जी, आईटी, रियल्टी, इन तमाम स्पेसेस में हमने कुछ हद तक एक्शन देखा, लेकिन दिन भर में बाजार जो है इंडेक्स स्पेसिफिक देखेंगे तो एक रेंज में रहा। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट काफी देखने को मिले। फाइनल क्लोजिंग आपके टीवी स्क्रीन पर है 15,875 के आसपास। यहाँ पर निफ्टी में हम क्लोजिंग देख रहे हैं करीब 43 अंकों की तेजी के बीच यहाँ पर ट्रेड हमने देखा। इनफैक्ट कह सकते हैं कि अच्छा बाजार है, क्योंकि वॉलेटिलिटी मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में भी बाजार हरे निशान के साथ क्लोज कर रहे हैं और दिन भर अपने गेन्स को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। सेंसेक्स में हरे निशान के साथ क्लोजिंग है, हालांकि बैंक निफ्टी 116 अंकों की कमजोरी के साथ क्लोज करता हुआ फिलहाल 33,695 की स्तर पर। हमारे तमाम टेक्निकल एक्सपर्ट्स का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल क्लोजिंग कॉल्स को हम यही समेट रहे हैं। आप बने रहें 18 आवर स्वदेश के साथ। नमस्कार।